मोदी जी ने यूपी में विपक्ष के आगे हार मान ली है। जी हां, आप जानते ही हैं कि आज उत्तर प्रदेश में आखिरी और 7वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और इसके साथ ही आज मणिपुर में भी दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हो गया। पिछली बार तो बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके कांग्रेस से कम सीटें लाने के बाद भी मणिपुर में सरकार बना ली थी, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए हालात वहां पर मुश्किल भरे हैं क्योंकि अब कांग्रेस पहले की तरह कमजोर नहीं है। मणिपुर में राहुल गांधी तो लगातार मोदी सरकार की नाकामियों को जनता के बीच खोल ही रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी पिछले दिनों कांग्रेस को जमीन पर मजबूत करने का काम खूब अच्छे से किया है। यूपी में तो कांग्रेस के लिए फिर जिस तरह जनता एकजुट हो रही है उससे पता चलता है दोस्तों कि प्रियंका गांधी ने जनता के बीच अपनी पैठ बना ली है। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा है उन्होंने ये आगे हम देखेंगे। लेकिन इससे इतर प्रियंका गांधी से इतर अखिलेश यादव ने भी आज टोपी पर मोदी जी को खूब घेरा है। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में चुनाव प्रचार करते हुए रोड शो करते हुए भाजपा की भगवा टोपी पहनी थी, जबकि आपको याद होगा कि अब तक नरेंद्र मोदी जी अखिलेश यादव की लाल टोपी पर तंज कसते रहे हैं। अब बारी अखिलेश की थी तो उन्होंने भी मोदी जी की टोपी और उसके रंग पर सवाल उठा दिए। तो नमक के बाद अब टोपी पर भी मोदी जी घिरते हुए दिख रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस घेरेबंदी से मोदी जी कैसे बाहर निकलते हैं और क्या 7वें चरण में बीजेपी विपक्षियों के बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गई है या इससे बाहर निकल पाएगी। बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव का मैं आखिरी भाषण दे रहा हूं, क्या यह आखिरी भाषण उत्तर प्रदेश के इस चुनाव के बाद उनकी जो अभी वर्तमान सरकार है उसके लिए भी होगा? तो क्योंकि इसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 6 बजे के बाद दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि ये देखना होगा कि आचार संहिता को उल्लंघन तो नहीं है कि 6 बजे के बाद जब चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उत्तर प्रदेश में नहीं कर रहे हैं, वर्चुअली आप दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन पैगाम तो उत्तर प्रदेश के लिए ही है। तो सवाल बहुत हैं। इन सवालों के बीच प्रियंका और अखिलेश के आगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुक गए हैं? ये जो हम आज लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ये देखेंगे आगे। आइए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल जुड़ा हुआ है हमारे साथ। सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 6 खास मेहमान हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अनिल अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, माफ करें आलोक अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वाराणसी से सीधे अमित मौर्य जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सीधे अयोध्या से ओम प्रकाश सिंह जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं तमाम साथियों को। हमारे 2 साथी और खास साथी जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। थोड़ी देर बाद सीधे आजमगढ़ से जुड़ेंगे हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी, क्योंकि आज दिन भर वो आजमगढ़ में थे और कल परसों मतदान है, वहां भी आप जानते हैं। तो आलोक जी से लेकर के जयशंकर गुप्त जी तक तमाम अलग अलग पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे इस पूरे घंटा 1.5 घंटा के कार्यक्रम में। चूंकि कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा आजकल हो रहा है, घंटा से ज्यादा बढ़ जा रहा है, इसलिए भी कि बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं। मणिपुर तो हम लोग छोड़ ही चुके हैं, मणिपुर को मणिपुर के हाल पे छोड़ रखे हैं, लेकिन वहां चुनाव बहुत दिलचस्प हो रहा है, लेकिन उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले उत्तर प्रदेश और क्यों हम लिख रहे हैं कि इस आखिरी पड़ाव में, जो आखिरी पड़ाव है आज जो समाप्त हो गया चुनाव प्रचार, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो अब आखिरी उसमें जा चुका है। अब लोगों की जो अलग अलग चुनावी सभाएं आप देख रहे थे वो आप नहीं देखेंगे। अब आपको कुछ बयानबाजियां अखबारों में, टेलीविजन चैनल में देखने को जरूर मिलेंगी, डोर टू डोर कैंपेन जरूर दिखेगा, लेकिन आपको चुनावी सभाएं नहीं दिखेंगी आज और कल और परसों सुबह से मतदान, आखिरी मतदान, 9 जिले 54 सीटें। इन 54 सीटों में क्या कुछ होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले टोपी से लेकर के नमक तक
हम प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो कह रही हैं, क्या प्रियंका गांधी, कल हमने सुनाया भी था आप लोगों को, जरा वहीं से शुरुआत करते हैं। प्रियंका गांधी ने नमक पर घेरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलट गए थे। कल हमने लिखा भी था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मान ली है हार, उस पर काफी चर्चा हम लोगों ने की और वहीं से आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए 3 विजुअल दिखाते हैं आपको। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर प्रियंका गांधी, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और क्यों लिख रहे हैं हम कि अखिलेश और प्रियंका के आगे झुके मोदी। चलिए शुरुआत करते हैं इस विजुअल से। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा, किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा, मोदी का नमक खाया है। वो बुजुर्ग महिला के साथ उनके बुजुर्ग पति भी बैठे थे। उन्होंने भी उस मां ने जो कहा, उनके पतिदेव ने भी उसको समर्थन दिया, हां में हां मिलाई। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है? साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा, मोदी राशन दो हमें। फिर दोबारा कहा मां ने, मोदी राशन दो हमें। कि आपके सामने एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिनकी हिम्मत हो ये कहने की कि इस देश की बुजुर्गों ने मेरा नमक खाया है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले हफ्ते मंच पर क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने एक बूढ़ी अम्मा का वीडियो देखा और उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मुझे एक बोरा राशन मिला, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नमक खाया, इसीलिए मैं उनसे विश्वासघात नहीं करूंगी, उनको बार बार वोट दूंगी। ये चाहते हैं आप कि प्रधानमंत्री सोचे कि आप उनका नमक खा रहे हैं? नमक तो नेताओं ने आपका खाया है। नमक राजनीतिक दलों ने आपका खाया है। सत्ता आपसे उधार मिली है, सत्ता उनकी नहीं है, सत्ता आपकी है। और मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूं, मैं अपनी बात भी कर रही हूं। अगर कल आप मुझे सत्ता दें और मैं काम न करूं और मेरी मानसिकता ये बन जाए कि आप पर कोई बड़ा एहसान कर दिया, आपको एक राशन का बोरा पकड़ा के, आपको थोड़े से पैसे भिजवा के, तो मुझे भी खदेड़ देना। मां, आपने मोदी का या योगी का नमक नहीं खाया है। आपने जो वोट दिया था ना, वो वोट के कारण ये नमक आपके तक पहुंचा है। मैं मेरी गरीब माताओं बहनों को कहता हूं कि मां, नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। और इसलिए मां, मैं आपने जो मुझे नमक खिलाया है, जीवन भर एक बेटे की तरह मां, मैं नमक का कर्ज चुकाता रहूंगा। तो देखा आपने कैसे पलट गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
ये कल की बात है और कल से पहले प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया था। ये तीनों विजुअल आपको हमने दिखाया। चर्चा को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे और अब टोपी पर भी चर्चा हो रही है। टोपी के विजुअल्स आप लोगों ने कल देखे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा टोपी पहन करके काशी की गलियों में घूम रहे थे, वोट मांग रहे थे, रोड शो कर रहे थे। हमारे साथी अमित मौर्य बहुत नजदीक से देखे होंगे उस भगवा टोपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्यों हम कह रहे हैं कि अखिलेश और प्रियंका के आगे झुके नरेंद्र मोदी? क्योंकि आज प्रियंका गांधी ने फिर से पलटवार किया है, इसी नमक पर पलटवार किया है कि हमारे कहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलट गए। जरा उस विजुअल को भी सुन लेते हैं और उसके बाद प्रियंका की बातें और यहीं से चर्चा, और उसके बाद फिर अखिलेश यादव बहुत कुछ बोल रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, ये भी समझेंगे। जरा दिखाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से प्रियंका गांधी ने उनके इस पलट गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पलटे हुए बयान पर क्या कुछ कहा था प्रियंका गांधी ने आज, जरा सुनते हैं। मेरे पिताजी भी प्रधानमंत्री थे। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, अमेठी के सांसद थे। मैं उनके साथ जीप में बैठ के जाती थी। खुद जीप चलाते हुए वो गांव गांव में जाते थे। गांव में प्रेम बहुत मिलता था। जो भी मिलता था, गरीब से गरीब हो, उनको घर में ले आता था, कुछ खाने को देता था, बिठाता था। राजीव भैया कहते थे उनको, लेकिन कोई उनको छोड़ता नहीं था। पूछते थे, अच्छा भैया ये सड़क आपने बना तो दी, लेकिन इसमें अब गड्ढे आ गए हैं। आपने बिजली के खंभे तो लगवा दिए, तार कब आएंगे? भैया हमारी पाठशाला जो है ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कराइए, इसमें तो अध्यापक ही नहीं आ रहे हैं। कभी कभी डांट भी देते थे कि भैया वापस मत आना, अगर ये काम नहीं करोगे तो हम वोट नहीं देंगे तुम्हें। ये परंपरा थी आपके प्रदेश की कि देश का प्रधानमंत्री गांव गांव घूमता था, आपकी समस्याओं को पूछता था और आप उसको डांटते थे। ये थी आपके प्रदेश की परंपरा। आप समझिए कि लोकतंत्र को किस तरह से पलट दिया है इन्होंने, कि आज प्रधानमंत्री मंच पे ही आते हैं, दिखते हैं तो चुनाव के समय या टीवी पर, और जब आते हैं तो आपसे कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। उन्होंने एक बुरा राशन पकड़ा दिया, आपने खाता खोल दिया, ये 500-600 रुपए भेज दिए, 2000 रुपए भेज दिए, बहुत बड़ा एहसान। खुद कहते हैं कि जनता ने मोदी जी का नमक खाया है। हमने टोका तो बदल दिए, 2 दिन में बदल दिए। तो ये पलटवार है कि 2 दिन में हमने टोका तो 2 दिन में बदल दिए। यहीं से अमित मौर्य जी, आपने गलियों में घूमते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा, उस पर भी बात करेंगे, उस विजुअल को भी देखेंगे, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव ये भी सुनेंगे। लेकिन शुरुआत यहां से, आज ये जो सबसे लेटेस्ट, जो बाद में सबसे बयान दिखाया हूं प्रियंका गांधी का बयान, ये बयान जो है वो बिल्कुल आखिरी दौर का बयान है। और हमने टोका तो पलट गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कह रही हैं प्रियंका गांधी। इसका कोई असर दिखाई दे रहा है क्या जमीन पर, अमित जी? जी देखिए, एक ताना नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली एक तानाशाह की रही है, और तानाशाह अंदर से बहुत बड़ा डरपोक होता है। हिटलर भी अंदर से बहुत बड़ा डरपोक था। तो निश्चित रूप से आज से नरेंद्र मोदी का एक नया नाम और पड़ेगा, पलटू राम। बयान देके पीछे आ गया, पलटू मोदी के नाम से अब एक नया नाम चलेगा जो है उनका। तो पहला नंबर तो कि देश की जनता को इस तरह से इसके जितनी भी निंदा की जाए, मैंने कल भी कहा था, कम है। और प्रियंका गांधी ने जैसा बताया कि जो लोकतंत्र का था कि राजीव गांधी लोगों से मिलते थे, हाथ मिलाते थे। मैं बहुत छोटा था तो राजीव गांधी का कार्यक्रम बनारस में लगा था, तो आए थे, घूमे थे, कोई बहुत सिक्योरिटी का तामझाम नहीं था जो है, और सबसे मिलना जुलना। और मोदी जी आते हैं तो एक तरह से शहर में कर्फ्यू लग जाता है, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और डंडा फटक के एकदम पूरा पटरी खोमचा वालों को उजाड़ दिया जाता है। और लोकतंत्र का में जितना मजाक जो है
इस प्रधानमंत्री के कारण लोकतंत्र शर्मिंदा है, भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अंदर से उनको डर तो है ही। प्रियंका गांधी जिस तरीके से लगातार यूपी में कैंप कर रही हैं, लोगों से मिलजुल रही हैं, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, तो अब जैसे कल मैं बताऊं कि मोदी जी का डर, अब वो रात में रोड शो के बाद निकल गए घाट घूमने, खिड़किया घाट चले गए, फिर पप्पू के चाय की दुकान पर जाके चाय पिया, फिर गोपाल पान वाले के यहां पान खाया। दैनिक जागरण का एक पेज पूरा स्पेशल खबर था नरेंद्र मोदी के लिए, चूंकि वो संघ का अखबार है, आप लोग तो जानते ही हैं। तो लगातार मतलब 2-4 मुस्लिम महिलाओं के लिए मतलब फोटो आया था कि मुस्लिम महिलाएं भी स्वागत कर रही है, एक संदेश देने का प्रयास करते हैं कि मुसलमान भी उनके साथ है। और एक चीज मैं और आपसे बताना चाहता हूं कि आज अगर कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाही देश में जो इस प्रकार देश झेल रहा है, इसके बहुत बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी खुद है। यह सर्वविदित है कि सरकारों ने हमेशा सीबीआई, ईडी और रा का अपने हिसाब से प्रयोग किया, नहीं तो सीबीआई कोर्ट से नरेंद्र मोदी भी को गुजरात दंगों के लिए सजा होती और अमित शाह को भी जो फर्जी मुद्दे शराबबंदी था उसमें भी सजा होती। लेकिन राजनीतिक शुचिता बहाल थी, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा थे, इनको क्लीन चिट मिल गया, लेकिन जब आए तो खुद कांग्रेस के लिए भस्मासुर साबित हो गए। जिस गृह मंत्री के कार्यकाल में क्लीन चिट मिली उसी को जेल में डाल दिया। तो कहीं न कहीं आज देश में जो तानाशाही है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी खुद कहीं न कहीं जिम्मेदार है। और एक चीज मैं आपसे बता दूं कि आज नरेंद्र मोदी जी की सभा थी मिर्जा मुराद में, कोई नया चीज नहीं बोले, वही घिसा पिटा, डबल इंजन की सरकार है, 10 मार्च के बाद फिर नया आवास मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। यहां तक कि जो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में जो गांव को गोद लिया था, शुरू में तो बहुत आगे आए, गांव में ये होगा वो होगा, लेकिन आज उस गांव की ग्राउंड जीरो पर जाएंगे तो गांव में कुछ नहीं है, बहुत लोग नाराज हैं। और रोड शो हम इस समय आप देखिए ना कि मोदी और योगी भाजपा की इतनी प्रचार कर, उनके चेहरे पर कितनी हताशा निराशा है। और अखिलेश यादव लगातार जो जिस तरह से उनके चेहरे कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं, और अखिलेश यादव को सुनने हम बताए ना, कल मोदी जी की रैली में जो भीड़ थी रोड शो में, वो अगल वाराणसी मंडल के से लोग आए थे, देखने आए थे, इसलिए भीड़ हो गई। और निश्चित रूप से प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से इनको घेरा है, नमक के मुद्दे पर जिस बात से इनकी किरकिरी हुई है, तो इनका ये बैक गियर लगाए हैं अपना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी राजू जी, हमारे साथ ही हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी भी जुड़ गए हैं। जयशंकर जी, शायद आप आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और साथ में तमाम साथी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगा। प्रियंका गांधी का आज फिर से पलटवार, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, और इससे इतर आज चुनाव प्रचार का आखिरी पड़ाव समाप्त हो गया है, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में जो प्रचार की गतिविधियां थी वो अब थम गई हैं। अब सीधा परसों यानी 7 मार्च को आखिरी चरण का मतदान है, जो 54 सीटों पे होना है 9 जिलों में, और इसके बाद फिर 10 मार्च का सबको इंतजार रहेगा। लेकिन 7 मार्च की शाम को हम आपके लिए लेकर आएंगे एग्जिट पोल। आप लोगों ने हमारा ओपिनियन पोल भी देखा था, अब एग्जिट पोल का आपको भी इंतजार होगा। एग्जिट पोल आपके सामने हम शाम 5 बजे से लेकर आएंगे, और चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा समापन की ओर, हम एग्जिट पोल का पिटारा खोलेंगे। लेकिन आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा में कि क्या अखिलेश और प्रियंका गांधी के आगे झुक गए हैं मोदी। एक प्रियंका गांधी के बयान को हमने अभी आपको सुनाया। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं, और जयशंकर जी का स्वागत ही नहीं, जयशंकर जी का आज हैप्पी बर्थडे है, तो जयशंकर जी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी हम सब की तरफ से, डीबी लाइव की तरफ से, और तमाम हमारे जो साथी दर्शक जो हमें देख रहे हैं उन सब की तरफ से भी आपको जयशंकर जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पास रहते तो शायद हम केक भी खाते, लेकिन आइए 10 मार्च को खाएंगे आपके साथ। लेकिन ओम प्रकाश जी, इससे इतर जरा हम प्रियंका गांधी की चर्चा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कितना झुका पाई हैं इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या कहें तो बीजेपी सरकार को, जो अभी सत्तारूढ़ है उत्तर प्रदेश में। आपने अभी 2 बयान उनके सुने नमक पर, कितना नमक चढ़ा है इधर और उधर।
देखिए, इतिहास मुझको लगता है अपने आप को दोहरा रहा है। इसी नमक के आंदोलन पर अंग्रेज इस देश से चले गए थे, तो ये अंग्रेज के पिट्ठू हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने माफी मांगा, इन्होंने सारी चीजें की, इनके जो आदर्श लोग हैं उन्होंने भी माफी मांगा था, और इसी कांग्रेस ने जो है इस देश से अंग्रेजों को भगाया था। और नमक का सवाल आज फिर पैदा हुआ है, और कांग्रेस ने ही इसकी अगुवाई की है। प्रियंका ने ही बोला, और किसी भी विपक्षी दल के लोग इस पर जो है एकदम मुंह नहीं खोले हैं। और पूरी की पूरी लड़ाई उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ही लड़ रही हैं। विपक्ष के लिए जो माहौल बना है सरकार के खिलाफ, वो भी प्रियंका की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और बातों पर विश्वास करना और उस पर चर्चा करना एक अलग बात है। मोदी जैसे व्यक्ति से किसी भी चीज की उम्मीद करना, नैतिकता की उम्मीद करना, ईमानदारी की उम्मीद करना, मुझको लगता है कि अब खाली खोखली चीजें हैं। एक छोटा सा, और जैसे नमक पे ये पलटे हैं, एक छोटी सी घटना आप देखिए कि जो है, पता नहीं चुनाव आयोग की, हम लोग उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग कुछ करेगा। कश्मीर के जो है, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी पूरे चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, सारी नैतिकता और मान मर्यादा को छोड़ करके। मुख्तार अंसारी के सवाल पर जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत उछल कूद मचाती है, और कृष्णाराम राय के लिए जो है भाषण किया योगी मोदी ने गाजीपुर में जो है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, उन्हीं एलजी मनोज सिन्हा ने अभी 2 दिन पहले जो है कृष्णानंद राय के हत्यारे जो है मुन्ना बजरंगी, जिनको आरोपित किया जाता है, उनके एक दाहिने हाथ दीपक सिंह को जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दिया जो है। और दूसरी तरफ जो है कृष्णानंद राय की बात करते हैं जो है मतदाताओं को बरगलाने के लिए। तो इनका चाल चरित्र, नैतिकता, इनसे तो किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका ने जो है मोदी को झुकाया है, और ये सार्वजनिक रूप से मोदी ने जो अपनी बात पलटी है, ये इसका दूर तक, बहुत दूर तक संदेश जाएगा। और आगामी लोकसभा का चुनाव जो 24 है, ये तो रिहर्सल है प्रदेश में सरकार बदलने का, और जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी, सरकार जा रही है। लेकिन जो गेम कांग्रेस खेल रही है, जो चीजें हो रही हैं, और जो परिपक्वता के साथ प्रियंका गांधी मैदान में है, आप देख लीजिएगा 24 में पूरी राजनीति की धुरी महिला और प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। प्रकाश जी, राहुल लाल जी क्या कहेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी के दोनों बयान आपने सुने, दोनों बयान में, पहला बयान और दूसरा बयान, बीच में पलट गए नरेंद्र मोदी। लेकिन कितना, वही मैं ये कह रहा हूं कि कितना झुका पाई है प्रियंका गांधी, कितना झुका पाई है कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को, मैदान में कितनी मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है कांग्रेस, ये जरा बताइए। और जल्दी से इस पर हम चर्चा के बाद आगे बढ़ेंगे अखिलेश यादव की चर्चा, और क्यों हम कह रहे हैं कि अखिलेश और प्रियंका के आगे झुक गए नरेंद्र मोदी, इसका भी थोड़ा जो हाल है वो समझेंगे, जानेंगे, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि आजमगढ़ और आसपास कल परसों चुनाव है, क्या कुछ है, जयशंकर जी से सुनेंगे। लेकिन राहुल लाल जी क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें मैं तो देख रहा हूं कि जब से चुनाव की शुरुआत हुई है, या फिर उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका का मुख्य रूप से निर्वहन ही प्रियंका जी ने किया। उस समय जबकि अखिलेश यादव थोड़े शांत थे, बाहर भी नहीं निकल रहे थे, तब भी वो लगातार हर मुद्दा पे जा रहे थे। और चुनाव प्रचार जब हुआ है, इस बार पहली बार हम लोगों ने देखा कि भाई महिलाओं को मामले को लेकर उन्होंने चुनावी एजेंडा बनाया। और आपको ध्यान में होगा कि किस तरह से फिर महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री जी ने पूरा प्रयागराज में एक विशेष रैली की थी। वो आचार संहिता लागू होने से पहले वो सरकारी आयोजन था वो। तो एक तरह से हर समय पे कहीं न कहीं वो दिशा निर्धारण करती रही। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बेशर्म मैं कहूंगा बयान था वो, कि भाई आप एक तरह से कोई अपने घर का कोई संपत्ति बेच के तो आप योजना लागू नहीं करते कि आपने नमक खिला दिया। उनको समझ में आ चुका था। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि आप जब वोट देते हैं हमें, तो एक तरह से सत्ता को आप नमक खिला रहे होते हैं, आपके आधार पर हम लोग वोट से और शासन कर रहे होते हैं। और जब उन्होंने राजीव गांधी जी का, स्वर्गीय राजीव गांधी का जो वर्णन सुनाया, तो उससे स्पष्ट हुआ कि देखिए इस देश में लोकतंत्र किस रूप में थी, इस देश में उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से प्रधानमंत्री का कैसा व्यवहार होता था, और अभी प्रधानमंत्री जी का कैसा व्यवहार है, किस प्रकार की तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। तो इन सब चीजों के कारण एक तरह से देखिए स्पष्ट है कि ये जो दबाव था, प्रियंका गांधी का जो पूरा बयान आया, उसने कहीं न कहीं नैतिक तौर पर उनको झुकने के लिए बाध्य किया। और प्रधानमंत्री जी के चेहरे को मैं बिल्कुल बार बार देख रहा हूं, वो अभी भी वो लगातार कह रहे हैं, आप हमारा परिणाम पहुंचाओगे ना, कहोगे ना। ये जो शैली कुछ 1-2 चरण से जो उनकी शुरू हुई है, वो हम लोगों ने कभी भी उनकी ये शैली नहीं देखी थी जब से वो राष्ट्रीय राजनीति में आए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, यहां तो देखिए मौर्य साहब बैठे हुए हैं बनारस में, जहां पे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, जहां पे वहां पे जिसको कि हम लोग कहते हैं बनारस दक्षिण सीट। ऐसा नहीं है कि जहां पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है वो 33 साल पुराना, वो भारतीय जनता पार्टी का दुर्ग था राजीव जी।
अब एक तरह से 1989 से वो सीट भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है। श्यामदेव राय चौधरी जैसे लोग होते थे, जब भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर भी होती थी, तीसरे नंबर पर भी होती थी, तब भी वो सीट वो आराम से निकालते थे। लेकिन 2017 में उनका टिकट काटा इन्होंने, और टिकट बदल के जो अभी पर्यटन मंत्री जी हैं उनको इन्होंने टिकट दे दिया। अभी बात हो रही थी यहाँ पे माफी मांगने की, तो माफी मांगने की बात जो है कि ऐसा नहीं कि वो अभी नया चला है। अभी उनके जो पर्यटन मंत्री हैं, जो कि बनारस दक्षिण से जो विधायक हैं नीलकंठ जी, उन्होंने भी माफी मांगी। वो बार बार उनका माफी मांगने वाला वीडियो, एक तरह से वीडियो पूरा का पूरा वायरल हो रहा है। वो सीट भी इनका संकट में फंसा हुआ सीट है, जहां तक ये बनारस में एक तरह से कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। स्थिति यह है, देखिए बाकी पूरे चरणों का हम लोग करेंगे। एक बनारस दक्षिणी सीट को हम लोग एक तरह से बनारस के एक तरह से हट मानते हैं उसको, कि वो उसका हृदय स्थल ही है, जो पूरा केंद्र क्लाब का जगह है, उस जगह पर भी संकट में है। उस पे भी अलग अलग सीटों पे चर्चा करेंगे, लेकिन और जयशंकर जी के पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी की बाइट और वार पलटवार सब कुछ हम लोगों ने देखा, लेकिन अब एक जो है टोपी वाले बयान पे अखिलेश यादव के सामने कैसे झुके हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को गति देते हैं। बहुत सारे साथी जो बाद में इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और चलिए सीधे अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे टोपी में दिख रहे हैं, जरा देख लेते हैं। की बुराई करते थे, हमारे सफेद टोपी वालों के साथ अन्याय किया, जो लाल टोपी की बुराई करते थे और सफेद टोपियों के साथ अन्याय किया। बताओ उन्होंने टोपी पहन ली कि नहीं पहन ली टोपी? और टोपी भी पहनी, लाल नहीं पहनी, सफेद नहीं पहनी, किसी और रंग में पहनी है। ये वो लोग हैं जो रंग बदलने वाले हैं। इस बार जनता उत्तर प्रदेश की ने समझ गई है, ये कोई रंग बदल ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। तो ये देख रहे थे आप टोपी पर क्या कुछ कह रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी पहली बार टोपी, वो भी भगवा टोपी पहने हुए नजर आए और उस पर जबरदस्त जमकर घेरा है अखिलेश यादव ने। सीधा एक बार अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास और फिर आना चाहूंगा जयशंकर गुप्ता जी आपके पास। अमलेंदु जी क्या कहेंगे प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, जरा शॉर्ट में बताइए, उसके बाद फिर चर्चा और आगे बढ़ाएंगे जी। राजीव जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका गांधी ने मोदी जी को घुटनों के बल ला दिया है। तो प्रधानमंत्री जो है नगरी नगरी द्वारे द्वारे जो सजदा करते फिर रहे हैं, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री जो है वो सजदा कर रहे हैं हर दर पे जाकर के। कहा तो वो इस बात के लिए जाने जाते थे कि लोग उनके दर पे सजदा करते हैं, लेकिन अब वो दर पे सजदा कर रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है और प्रियंका गांधी की मेहनत है कि वो इस लिए मजबूर हुए हैं। प्रियंका गांधी ने उनको कई बार मजबूर किया है, मतलब ये पहली दफा नहीं है कि मजबूर हुए हैं। प्रियंका गांधी ने उनको लगातार मजबूर किया है और बार बार ये एहसास दिलाया है कि महाराज आप राजा नहीं है, प्रधानमंत्री हैं और डेमोक्रेसी में हैं। आपको जनता ने चुना है, आप जनता के शासक नहीं है, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी की मूल भावना है, ये प्रियंका गांधी समझाने में कामयाब रही है। प्रधानमंत्री समझे उसको नहीं समझे वो बात अलग की है, लेकिन घुटनों के बल आ गए, इसमें कोई तो नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जहां है आज बनारस में, और जिस नमक की वो बात कर रहे थे और जो माँ कह रहे थे, तो आप वो वीडियो देखिए कि जो गरीब महिला है तो वही 50 साल की है तो वो भी 80 साल मालूम पड़ेगी। प्रधानमंत्री 74 साल के हैं तो वो भी जवान है, 36 साल के मालूम पड़ते हैं। तो इसी बनारस में कवि हुए हैं धूमिल, और उनकी बड़ी चर्चित रचना है, उसकी 4 पंक्तियां हैं कि वह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है जिसके चलते मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र की मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका जैसा लोच है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप तो 74 साल की उम्र में जनता का नमक खाकर के राजा बने हुए हैं और 60 साल की महिला जो है उसको नमक दे करके आप माँ पुकार रहे हैं। तो ये जो है प्रधानमंत्री जो है, मुझे लगता है कि उनको ये धूमिल की रचना जो है
वो कोई भेज दे जा करके, और धूमिल की रचना पे धूमिल जो मुकदमा करने के लिए नहीं आएंगे। जैसा प्रियंका गांधी की वो ने एक रचना किसी की पढ़ दी थी, बाकायदा नाम ले के करके किसी कवि की है, तो वो आ गए थे कि साहब मेरा गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सही इस्तेमाल है, प्रधानमंत्री तक पहुंच जाना चाहिए। जहां तक टोपी पहनने का सवाल है प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री टोपी पहनने को मजबूर हुए, मगर अब तक टोपी तो पूरी जनता को पहना चुके हैं, 7 साल से पहना रहे लगातार। अब टोपी अगर पहनी है तो ये कितनों को टोपी और पहनाएंगे आगे आकर के, ये देखना। अब असली सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने जो टोपी पहनी है, तो अब किसको टोपी पहना रहे हैं? यूपी की योगी आदित्यनाथ को टोपी पहना रहे हैं। सवाल यही है। मुझे लगता है कि जनता को तो टोपी पहनाने की स्थिति बची नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जो है मोदी जी ने निश्चित तौर पर टोपी पहना दी है। राजीव जी जी बिल्कुल। जयशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा, बहुत कुछ आपके पास है, आजमगढ़ से लेकर के और टोपी और नमक तक क्या कुछ है और क्या कुछ आप देख रहे हैं, आपके विचार, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। और एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपके विचार। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों को धन्यवाद और आभार। मैं अभी आजमगढ़ में हूं और यहाँ हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, इन लोगों ने अभी केक काटा। ये आजमगढ़ जर्नलिस्ट क्लब है, वही बैठा हूं मैं उन्हीं के, बल्कि उनका एक चैनल भी है नेशनल कवरेज, तो उन्हीं के ऑफिस से बैठ करके हम आपसे बात कर रहे हैं। तो आप सबका धन्यवाद, आजमगढ़ जर्नलिस्ट क्लब और उनके कार्यकर्ताओं का, उनके पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि देखिए, आजमगढ़ शुरू के जमाने से लेकर के अभी तक समाजवादियों का गढ़ रहा। पहले बाबू विश्राम राय होते थे, कम्युनिस्टों का भी था, चंद्रजीत यादव ही होते थे, बाद में वो कांग्रेस में चले गए थे, अलगू राय शास्त्री जी थे, फ्रीडम मूवमेंट में थे, हमारे पिताजी भी थे। हम लोग यही आजमगढ़ जेल में इमरजेंसी में बंद थे, वो भी बंद थे, हम भी बंद थे, एक ही जेल में हम दोनों लोग थे। तो आवाज आपकी बहुत वो हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, कट रही है, रुक के आ रही है। कोशिश करते हैं अगर नहीं होता तो कि मोदी जी को ले लें, कॉल पे ले लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आवाज अगर जयशंकर जी की पूरी क्लियर आए तो ज्यादा बेहतर है। जरा जयशंकर जी को कॉल पे ही ले लो, तब तक हम आते हैं एक बार आलोक जी, शायद अगर हो तो आलोक जी के पास भी आना चाहूंगा, लेकिन उनसे पहले दीपक पाचपोर जी, 2 विजुअल्स आपने, जब तक हम जयशंकर जी को जोड़ पाते हैं तब तक आपसे सुनना चाहेंगे। ये दोनों, एक तरफ प्रियंका गांधी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सीधा प्रहार करते हुए नरेंद्र मोदी पर आज दिखाई दे रहे थे, क्या कुछ कहेंगे दीपक जी? तब तक जयशंकर जी अपने उसको ठीक कर रहे हैं। दीपक जी, प्रियंका गांधी ने जो बात बताई है कि कैसे उनके पिता को लोग पकड़ के सवाल भी कर लिया करते थे, अगर वो थोड़ा और पीछे जाती इतिहास में तो 1-2 वाकये हैं कि बड़े बहुत ही प्रसिद्ध है। पहला ये है कि जिस समय विभाजन के तुरंत बाद जब काफी अफरा तफरी मची थी, लोग परेशान थे, तो एक बार नेहरू का कॉलर एक महिला ने पकड़ लिया और पूछा कि बताइए प्रजातंत्र ने क्या दिया है। तो नेहरू जी ने हंसकर कहा कि एक सामान्य आदमी को प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ने का जो अधिकार दिया है, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात है। दूसरी घटना है इंदिरा गांधी की। अब यह है कि ये दोनों घटनाएं उनके परिवार से जुड़ी हुई, तो कोई ये ना समझ ले कि यहाँ पर कोई कांग्रेस की ही बात हो रही है। इंदिरा गांधी एक बार उनके विरोध में, जिस समय सीताराम येचुरी जेएनयू के अध्यक्ष हुआ करते थे, छात्र संघ के, उस समय उन्होंने बाकायदे सामने खड़ी थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी पर जो आरोप पत्र है, जो बहुत सारी उनके खिलाफ बातें थी, वो उन्होंने उनके सामने पढ़ी। और इंदिरा गांधी जैसी, जिन्हें जो लौह महिला कहा जाता था, मुस्कुराकर उन्होंने पूरा आरोप पत्र पढ़ा, सुना बहुत ध्यान से छात्रों का, और मुस्कुराई और वो चले गए। ऐसा नहीं कि उसके बाद उनको पकड़कर अंदर कर दिया या उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया या लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों के ऊपर उन्होंने हमला कराया, कुछ नहीं। तो ये जो लोकतांत्रिक जो भावना है, किस तरीके से जो है जनता के पास हक है, ये प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से लोगों को याद दिलाया है। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश चुनाव पर कभी कोई किताब लिखी गई तो उसमें जो एक अलग पूरा का पूरा अध्याय आपको प्रियंका गांधी पर लिखना पड़ेगा, और शायद उसका सबसे अच्छा शीर्षक यही होगा, प्रियंका द गेम चेंजर। सच बात तो यह है कि इस पूरी की पूरी जो राजनीतिक जो घटनाक्रम है, जिसे हम उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 कहेंगे, उसमें पूरा का पूरा सिनेरियो पलटने का काम अगर किसी ने किया है तो वो प्रियंका ने किया है। प्रियंका को शायद समय थोड़ा कम मिला, शायद निर्णय लेने में उन्हें थोड़ी और शायद और कुछ पहले आ जाती, 17-18 के बाद तुरंत आ जाती और 3-4 साल
काम करती, तो मुख्य विपक्षी दल इस समय शायद सपा और रालोद नहीं होता, कांग्रेस होती। लेकिन खैर, इसमें जो भी देर आए दुरुस्त आए। तो लेकिन अब इसके बाद हुआ यह कि प्रियंका ने दो चीजें की। पहला तो उन्होंने जो किया वो एजेंडा सेट किया है इस चुनाव का, और उस एजेंडा को जिस तरीके से एक अच्छा पार्टनर जब बैटिंग कर रहा हो तो थोड़ा कमजोर बैट्समैन जो दूसरे एंड पे होता है वो भी अच्छी बैटिंग कर लेता है। तो इस समय ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है ये प्रियंका और अखिलेश रालोद का चल रहा है। एक छोर पर ये बैटिंग कर रहे हैं, दूसरे छोर पर वो। और ये जो है फील्डर के रूप में मोदी जो है इस समय पसीना बहा रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इन दोनों बैट्समैन को लगातार वो घिरते जा रहे हैं। अब आप देखिए कि यहां तक कि मायावती तक जो है उन्हें भी कहना पड़ा कि जनता को राशन देना ये सरकार का कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं। मायावती से ये बात सुनना जो है मतलब थोड़ा सा अजूबे वाली बात है, क्योंकि सामान्य रूप से मायावती इस तरीके के मोदी पर हमले करने से या भारतीय जनता पार्टी से पर हमले करने से थोड़ा बचती रही है, क्योंकि वो जानती है कि पर्याप्त मुझे सीटें नहीं मिलेंगी और हो सकता है कि भाजपा मुझे कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ले। और दूसरी आपने अखिलेश की जो बात कही, तो मैं ये कह रहा हूं कि और हम इस चर्च पर लगभग सब मान रहे हैं कि अखिलेश जो है उस एजेंडा पर बढ़िया काम कर रहे हैं जो प्रियंका ने सेट किया था। लेकिन आगे जाकर निश्चित रूप से एक तरह से उन्हें एहसान मानना पड़ेगा कि उनकी जो जीत है अगर होती है तो उसके पीछे प्रियंका का बड़ा रोल रहेगा। आप एक चीज और अंतिम जो मैं कहना चाहता हूं, संजय सिंह का आप पार्टी का भी एक बयान आया है कि अगर जरूरत पड़े तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। पता नहीं क्यों बहुत सारी चीजें मीडिया में दबी हैं, लेकिन उनका ये एक बयान जो है उत्तर प्रदेश में ही कहीं से ये आया हुआ है। तो कुल जमा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मोदी हैं इस समय वाकई वो एक झुकी हुई मुद्रा में है। जिस तरीके से टोपी पहन रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी ने अगर कुछ छात्राओं के साथ हाथ मिलाए तो उन्होंने भी एक जगह गाड़ी रुकवाई और कुछ छात्रों से उन्होंने हाथ मिलाया, जबकि लगभग 100 मीटर दूर खड़े लोगों के कारण उन्हें फिरोजपुर के पुल पर जान का खतरा हो जाता है। लेकिन उन्हें पता कि यहाँ राजनीतिक मौत होने से अच्छा है कि तुरंत कुछ छात्रों से हाथ मिलाया जाए। वो प्रियंका की देखा देखी थी। वो चाय पीने भी अब जा रहे हैं और वो बीच बनारस की गलियों में पान भी दबा रहे हैं। तो जो गंगा किनारे वाला छोरा बन रहे हैं वो खाई के पान बनारस वाला। तो लेकिन अब ये देखना यह है कि लोगों को कितना प्रभावित कर रहे हैं। कुल जमा बनारस की जनता जो है या उत्तर प्रदेश की जनता जो भी है, मेरा ऐसा मानना है कि यूपी और बिहार के जो जनता है वो जितनी पॉलिटिकली सरचार्ज है उनको इतने आसानी से टोपी नहीं पहनाई जा सकती। राजीव जी टोपी की बात कर रहे हैं और टोपी का बयान, टोपी पर जमकर घेरा है अखिलेश यादव ने, जरा उसको दिखाइए। लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं जो अभी अमित मौर्य बता भी रहे थे कि पप्पू की दुकान पर, पप्पू भी याद आ गए वहां जाकर के बनारस में, पप्पू की दुकान पर चाय पीते हैं और किसी और नाम शायद अभी लिया था कि वहां पान खाते हैं जाकर के। तो चाय भी पीते हैं, पान भी खाते हैं और रेलवे स्टेशन पे भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन साथ साथ टोपी भी क्यों पहनना पड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यह समझना चाहेंगे जयशंकर जी से। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अखिलेश यादव जमकर घेर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और झुका रहे हैं। क्यों झुका रहे हैं ये जरा देखिए। एक बार जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए एक खास है कि वो देखें कि क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। आइए सुनिए। की बुराई करते थे, हमारे सफेद टोपी वालों के साथ अन्याय किया, जो लाल टोपी की बुराई करते थे और सफेद टोपियों के साथ अन्याय किया। बताओ उन्होंने टोपी पहन ली कि नहीं पहन ली टोपी? और टोपी भी पहनी, लाल नहीं पहनी, सफेद नहीं पहनी, किसी और रंग में पहनी है। ये वो लोग हैं जो रंग बदलने वाले हैं। इस बार जनता उत्तर प्रदेश की इन्हें समझ गई है। ये कोई रंग बदल ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। जयशंकर जी सुन रहे होंगे आप, सीधा आपके पास आना चाहूंगा। अखिलेश यादव टोपी पर घेर रहे हैं, नमक पर तो घेर ही चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पलटी मार चुके हैं, अब टोपी भी पहन लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोनों काम किया,
सबसे अगर देखें तो 3 महत्वपूर्ण इस पूरे चुनाव से, एक तो चुनाव की घोषणा से पहले किसानों के आंदोलन को खत्म करवाया और वन फाइन डे सुबह सुबह आकर के टेलीविजन पर उन्होंने कह दिया कि तीनों कृषि कानून हम वापस ले रहे हैं। उसके बाद नमक पे बयान, नमक पे पलटी, टोपी पे लगातार बयान, लगातार लाल टोपी लाल टोपी लाल टोपी। लेकिन क्या कारण है कि बनारस में जाकर भगवा टोपी उन्हें पहनना पड़ा? क्या कहेंगे जयशंकर जी? आवाज आ रही है ना जी? मेरी? हाँ, तो मैं कह रहा था कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है और जो प्रधानमंत्री गली गली घूम करके वोट मांग रहे हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि आजमगढ़ आकर के वो अपनी सभाएं कर सकें या रैलियां कर सकें। वो गए, उधर बनारस में डेरा डाले हुए हैं और जगहों पे गए, लेकिन आजमगढ़ नहीं आए। आजमगढ़ आज उन्होंने निरहुआ को भेजा था। निरहुआ जो भोजपुरी फिल्मों का कलाकार है, गायक है, पिछली बार अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो हार हुई तरह से। तो आज उन्होंने यहाँ पे रोड शो और वही है लगभग आजमगढ़ का भी और मऊ जिले का भी दावे के साथ कोई नहीं कह सकता है कि एक सीट भी कोई भाजपा के खाते में जा सकती है। कहीं कहीं जो चुनावी संघर्ष है वो चुनावी संघर्ष बहुजन समाज पार्टी में है, पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में। और देखिए, प्रधानमंत्री की टोपी की बात हो और ये बातें हैं, सीधी सी प्रियंका गांधी को ये रियलाइजेशन हो रहा होगा या कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनको भी ये रियलाइजेशन हो रहा होगा कि जो काम प्रियंका जी ने इधर शुरू किया है, खास तौर से जो लखीमपुर खीरी का कांड हुआ था उसके में गिरफ्तारी दिया और आगे बढ़ी है वो, तो उस समय या उसके पहले कोरोना काल में भी थोड़ा बहुत जो सक्रियता की, अगर इसी दौरान उन्होंने पे जोर दिया होता, संगठन बनाने में थोड़ी सी समय दिया होता, तो आज स्थिति कुछ और होती। क्योंकि एक चीज तो हुआ है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बट्टा खाते में डाल देते थे लोग, तो आज ये प्रमदी का है जो प्रयास है या उनकी मेहनत है या उनका बोलाज है, उसने कांग्रेस को फोकस पॉइंट पे तो ला दिया है। मतलब सीटें कितनी मिलेंगी, वोट का परसेंटेज कितना मिलेगा, देखिए कारण क्या है कि अभी चुनाव जो है दो ध्रुव में हो गया है, बाइपोलर हो गया है। कहीं कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में ट्रायंगुलर बना है बीएसपी के साथ, लेकिन कांग्रेस का या अन्य पार्टियों का उस जंग का कोई रोल नहीं रह गया है। लेकिन यह है कि चर्चा में कांग्रेस है, कांग्रेस के उम्मीदवार भी ठीक ठाक दिए उन्होंने, हर जगह उनके ये है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वही संगठन मजबूत होता और इसको जो उनके रैलियों में या उनके भाषणों से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उसको अगर ईवीएम तक पहुंचाने की कोई क्षमता बन पाती, कोई ये हो जाता, तो शायद कुछ और होता। लेकिन एक बात सही हो रही है, अभी हम यही आजमगढ़ में जर्नलिस्ट लोग थे, इन लोगों के साथ बैठ करके बात हो रही थी हमारी, कि ये अभी एक जमीन तो तैयार कर दी है प्रियंका गांधी ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, और आने वाले जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा उस चुनाव में इसके फ्रूट्स दिखाई देंगे, फसल कभी खड़ी हो पाएगी अगर बीच में वो गायब नहीं हो गई है तो। क्योंकि ये भी होता है ना कि कई बार लोग अपना करके फिर निराश हो जाते हैं कि वोट नहीं मिला, सीट नहीं मिली, तो फिर जाकर के कहीं और बैठ जाते हैं। उसको छोड़ करके अगर वो लगी रही उत्तर प्रदेश में तो बात बन सकती है। और जहां तक वो मंत्री की बात कर रहे थे आप लोग, प्रधानमंत्री तो एकदम इस समय मस्खरे के नजर आ रहे हैं, मतलब गजब की बात है, कहते हैं उसके उल्टा काम करते हैं। देखिए ये संसद में उस दिन उनको याद आ रहा था कि साहब नेहरू जो है उस समय कह रहा कोरिया में युद्ध हो गया इसलिए महंगाई बढ़ गई। आज यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई, अब वो बहाना आ रहे हैं कि साहब जो दाम बढ़ेंगे, जो पेट्रोल का डीजल का दाम वो बढ़ने वाला है, वो सब युद्ध के कारण हुआ। तो भाई अगर नेहरू ने गलत कहा था तो तुम क्या कर रहे हो? तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनका जो एक भक्त संप्रदाय है वो संप्रदाय उसको कुछ भी उनका बुरा नहीं लगता है, चाहे गलत कहें सही कहें कुछ भी कहें। लेकिन अब उसमें से जो अंधभक्त थे वो थोड़ा सा नीचे होकर के भक्त हो रहे हैं, और भक्त जो है समर्थक, और समर्थक जो है विरोध में खड़े हो रहे हैं, ये सामने दिखने लग गया है। और टोपी की बात मतलब गजब की बात है भाई। आप पहले लाल टोपी उनको आतंकवाद का प्रतीक नजर आता था और ये सब दिखता था, लेकिन आज उन्होंने खुद टोपी लगा करके घूमा। और जो 80 घाट के पास पप्पू की चाय की दुकान है, वो बहुत मशहूर, बहुत हम लोग जब पढ़ते थे काशी विश्वविद्यालय में उस समय से उसकी अड़ी होती थी, और वहां बैठ करके लोग चाय तो पीते ही पीते थे। देश और दुनिया भर की राजनीति पर वहीं पे चर्चा हो जाती थी।
और वहीं से तय हो जाता था कि देखिए ये है। तो उसके महत्व को समझते हुए हमको लगता है मोदी जी वहां गए होंगे, वहीं पान भी खाए होंगे, चाय भी पी होगी और कुछ चर्चा भी की होगी। अब उनको गली गली जाकर के बताना पड़ा कि भैया हम काशी के प्रतिनिधि हैं और आप लोग एक बार हमारी इज्जत बचा लो। मुश्किल है कि वो क्षेत्र जो है शहर दक्षिणी का उतना पीड़ित हो चुका है। कॉरिडोर बनाने के चक्कर में जितने मंदिर तबाह हो गए हैं, जितने मकान ध्वस्त हो गए हैं, जितने लोगों का रोजी रोजगार चौपट हो गया है। आप उनको विकल्प में जमीन दे दीजिए, कहीं प्लाट दे दीजिए, लेकिन उससे तो बात बनती नहीं है। उनकी रोजी रोटी तो वहां से जुड़ी हुई थी, उन मंदिरों से जुड़ी हुई थी। तो ये सारा गुस्सा जो लोगों का है, खासतौर से वहां का जो ब्राह्मण समाज है और जो पुरोहित और पुजारी समाज है, वो लोग इनके खिलाफ आकर के लामबंद होना शुरू हो गए हैं। हमने बताया था कल भी जब चर्चा हो रही थी कि नीलकंठ तिवारी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके प्रस्तावक ही उनके खिलाफ अब बोलने लग गए हैं और उनके खिलाफ ये समाजवादी पार्टी ने एक मंदिर के ही पुरोहित को, युवा पुरोहित है वो, उनको उम्मीदवार बना दिया है। तो उनसे काफी बड़ी चैलेंज मिल रही है और आश्चर्य नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा उलटफेर। देखिए आज की तारीख में हमको बता रहे हैं लोग जगह जगह कि साहब नोटों की गड्डियां नहीं, नोटों के बोरे खुल गए हैं। पैसा बांटने का काम जो है इतने बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है कि उससे कुछ भी अगर प्रभावित हो गया तो अलग बात है, अन्यथा तो हम देखते हैं कि बनारस दक्षिणी ये सीट हार जाएंगे। और हम अभी भी दावे से कहना चाहते हैं कि हमारे आजमगढ़ में, मऊ में, जौनपुर में भाजपा के खाते में एक सीट भी जानी मुश्किल दिखाई दे रही है, कोई भी सीट मिल नहीं पाएगी। तो ये हालात तो बन गए हैं। मतलब कम से कम प्रधानमंत्री जी को समझ में आ गया है कि जिसको आप पप्पू पप्पू डिक्लेयर करते थे, आज वो पप्पू राहुल गांधी जो है लोगों के आंख का तारा बनने जा रहा है। उसकी बहन प्रियंका गांधी लोगों के बीच में बहुत अपनी को ये कर रही हूँ। लोग देख रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी जैसे थी 1960 के दशक में जिस ढंग से इमर्ज कर रही थी, गूंगी गुड़िया से उठ करके वो एक शेरनी के रूप में, तो वो प्रियंका गांधी में लोग देखने लग गए हैं। तो यही कहना है मेरा कि अगर प्रियंका जो है स्थिर रही, उस पर मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यू करते रही, निरंतरता उनकी राजनीति में रही, तो आज जो फसल के बीज जो पड़ रहे हैं 2024 तक ये फसल लहलाने लग सकती है। क्योंकि आने वाली जो भी सरकार होगी उसके खिलाफ अगर उन्होंने अपना तेवर बना लिया, यही तेवर रखा, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस खड़ी उत्तर प्रदेश में। जी राजीव जी, कांग्रेस खड़ी हो सकती है। कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं। प्रियंका गांधी अलग अलग ढंग से, अलग अलग अंदाज में भाषण दे रही हैं, लेकिन इससे इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस चुनाव में आखिरी भाषण दिया, उसका कुछ अंश भी सुनते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और उनके भाषण पर बहुत चर्चा हम करते रहे हैं। वो घिरते रहे हैं और हम घेरते रहे हैं, और ये हमारा फर्ज भी बनता है। लोग कहेंगे कि आप तो प्रधानमंत्री के पीछे ही लग गए हैं, लेकिन क्या करें, प्रधानमंत्री बोलते ऐसी बात हैं जो हमारे लिए सुर्खियां बन जाती हैं उनकी बातें। तो उस पर चर्चा तो करना जरूरी है, क्योंकि नमक किसने किसका खाया है ये तो हम और आप चर्चा करेंगे ही। और जब जेएनयू में कांड हुआ था, आपको याद होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग वहां से पैदा हुआ था। इस देश में नया एक प्रोवर्ब दिया गया इस देश को, कन्हैया कुमार के ऊपर चस्पा किया गया और उनकी टीम के ऊपर। तब भी जेएनयू के बारे में लोग यही कहते थे कि हमारे टैक्स के पैसे से ये बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए हम इनको वहां और ऐसे लोगों को पैदा नहीं होने देंगे। तो भाई हमारे टैक्स के पैसे से आप नमक खिला रहे हैं, तो हम तो बात करेंगे ही। खैर छोड़ें इन बातों से आगे इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे थे आज, जरा सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चुनाव में मेरी ये आखिरी सभा है। उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। ऐसा चुनाव जब कोई सरकार अपने काम पर, अपनी ईमानदार छवि पर भेदभाव और पक्षपात रहित विकास पर और सुधरी हुई कानून व्यवस्था के दम पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही हो। ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी चुनाव है, और सबसे बड़ी बात, जनता भी खुद ही बाहर निकलकर इस सरकार की वापसी का झंडा बुलंद कर रही है।
कोरोना से लेकर काशी तक, बांदा से लेकर बहराइच तक डबल इंजन की सरकार की ही हुंकार एक एक नागरिक कर रहा है। पूरा यूपी बिना बटे एकजुट होकर कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। यूपी के लोग यूपी को गुंडागर्दी, मनचले, माफिया, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवैध कब्जे देने वाली गौर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं। ओम प्रकाश जी, ये घोर परिवारवादी और घोर परिवारवादियों को पूरी तरह से नकार चुके हैं, लेकिन परिवारवाद पर भी अखिलेश यादव बहुत सारी बातें कहते हैं, वो भी सुनेंगे बाद में। आपको याद होगा अखिलेश यादव कहते हैं कि हम परिवार वाले अगर किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ मिठाई उठाई लेके जाते हैं, और बाबा को कहेंगे कि जरूर अपने घर लौटें तो गुल्लू के लिए बिस्किट लेके जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार परिवार की बात कर रहे हैं, घोर परिवारवाद की बात कर रहे हैं। कैराना से काशी तक की बात कर रहे थे, हालांकि कैराना को कोरोना कह गए, शायद कोरोना ने काफी रुलाया है प्रधानमंत्री को, इसलिए कोरोना कह गए कैराना को। और कई बार टंग स्लिप हमने प्रधानमंत्री का सुना है, कुछ से कुछ बोल देते हैं। आज भी कैराना को, अभी आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, कैराना को कोरोना कह रहे थे। खैर, ये सब चलता रहता है। थक भी गए हैं पीएम बहुत ज्यादा, उम्र भी हो गई है, ये सब अभी अमलेंदु जी बता भी रहे थे, तो उस हिसाब से भी। लेकिन इससे इतर जब भी यहां आमने सामने की लड़ाई चल रही है, लेकिन पैरेलली आप देखें तो एक चेहरा भी पैरेलल चल रहा है, जो है प्रियंका गांधी की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। उनसे इतर अब अगर यहां बात करें, हम अखिलेश यादव की टोपी पर थोड़ा सा आना चाहूंगा, आपके बयान को भी सुनना चाहूंगा कि टोपी पर अखिलेश यादव को आखिरी दौर में मौका मिला है और जबरदस्त घेरा है। लगातार आप देखिए, पहले चरण से लेकर के छठे चरण तक, या कहें तो 7वें फेज के आखिरी दिन के कुछ घंटे तक टोपी पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरते हुए आए थे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को। लाल टोपी, लेकिन खुद कल टोपी पहनकर घिर गए। ये टोपी की कहानी क्या है और इससे फायदा नुकसान अगर देखें, क्योंकि आपने, मुझे याद आ रहा है, आपने अयोध्या को बताया था कि कभी सरयू नदी के बारे में कहा जा रहा था कि सरयू नदी लाल हो गई, और ये भाजपा की तरफ से बयान है। लेकिन आज अयोध्या की सड़कें अखिलेश यादव की सभा में जितनी भीड़ आई है और लाल टोपी से लाल है, क्या ये उसका असर यहां काशी की गलियों में दिखाई दिया? बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं। एक तो जो परिवारवाद की बात वो करते हैं बार बार, वो निराशा में कर रहे हैं, क्योंकि परिवारवाद जैसे अखिलेश को अब शिवपाल ने भी नेता मान लिया है और उस यादव बेल्ट की जनता ने भी, जो यादव लोग हैं उन्होंने भी नेता मान लिया है। पूरे देश में अब चाहे वो प्रियंका गांधी के परिवारवाद का मामला हो चाहे इनका हो, वो कोई इसलिए नहीं अब जनता स्वीकार कर रही है कि पूरी भाजपा की जितनी भी लाइन है, सेकंड लाइन है, सबके बच्चे जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट्स पर तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब ये बात एकदम बेईमानी है और ये जनता इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती। लेकिन जो टोपी की बात है, ये हमारे अवध क्षेत्र में जो है टोपी पहनाना जो है बड़ा खतरनाक माना जाता है, थोड़ा दूसरे रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर टोपी जो है अखिलेश ने मोदी को पहना दी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा वो है। और टोपी उन्होंने भगवा पहनी है, और इस भगवा पहन करके उन्होंने, चूंकि उनके पास वही कलर है, भगवा की बात होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको सांप्रदायिक रंग भी देना चाहते हैं भगवा टोपी पहन करके। और इसमें कोई दो राय नहीं है, तमाम मीडिया के चैनलों पर, तमाम जनता के बीच में, राजनीतिक सभाओं में जितनी अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा जो है टोपी पर चर्चा हुई है। तो ये एक विजय के रूप में भी देखा जा सकता है, और जनता के रुझान को भी ये साबित कर रहा है कि अखिलेश ने जो टोपी पहनाई है वो वास्तव में एक बड़ा ही संदेश दे रही है कि अब
मुद्दे जो है वो विपक्ष के पास है, अखिलेश के पास है, प्रियंका के पास है। अब उसकी बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करनी होगी, जनता के संवाद पर, जनता की समस्याओं पर बात करनी होगी। झूठ फरेब नहीं चलेगा। ये टोपी पहनने से मुझको जो लगता है कि यही संदेश दे रहा है कि अब टोपी और जो अखिलेश की बातें हैं, प्रियंका की बातें हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रही है, जनता उसका समर्थन कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास हो गया है, मोदी को, योगी को भी। एक चीज और है, आज जो है ये एक लाइन में जो है मोदी ने बाद में कहा कि योगी को लाएंगे, लेकिन आज लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस योगी ने की है, तमाम बातों के अलावा उन्होंने इतनी बार मोदी का नाम लिया है कि क्या बताएं। जो है अगर पूरी आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो मुझको लगता है कि 150-200 बार मोदी का नाम उन्होंने लिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं आगे वाली रणनीति जो 10 मार्च के बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि अब चीजें ये होने वाली हैं, तो उस गेम की ओर भी इशारा कर रहा है। फिलहाल इस बात के लिए अखिलेश और प्रियंका को बधाई कि उन्होंने मोदी को टोपी पहना दी। किसने किसको टोपी पहनाई, जरा अमित मौर्य जी आपके पास आऊं, फिर राहुल लाल जी आपसे भी समझना होगा, क्योंकि बनारस की राजनीति को आप बहुत नजदीक से आप भी देखते हैं, जानते हैं, आपने वहां से बीएचयू से पढ़ाई भी की है, और कल भी हम शाम को जब चर्चा कर रहे थे बीएचयू का जिक्र जरूर आया था और बार बार आएगा, चुनाव से पहले तो जरूर आएगा। लेकिन अमित मौर्य जी, किसने किसको टोपी पहनाई? ये टोपी जो है, जैसा अवध में और पूरब में कहा जाता है, यहां भी कुछ टोपी की कहानी कुछ और दिखाई देने वाली है क्या? जी देखिए, टोपी से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि टोपी से पहले अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं ओम प्रकाश जी। जी ओम प्रकाश जी, वो पप्पू की अड़ी की चाय की बात एक ध्यान आ गया है। जयशंकर जी में मैंने पढ़ा था आपको या चंचल जी को, जो है कि वो इसी काशी विद्यापीठ के सामने ठकुराइन की अड़ी हुआ करती थी जब लाल बहादुर शास्त्री जी वहां पढ़ा करते थे, और उनका उधार खाता, सबका उधार खाता चलता था। तो जब वो पीएम हो गए तो ठकुराइन ने पत्र लिखा कि जब कभी बनारस आना, काशी आना तो मेरी दुकान पे आना। शास्त्री जी आए, उस ठकुराइन की उस पे गए, जो है संवाद हुआ, और बनारस में गाली न मिले तो जान लीजिए आप बनारसी आपको प्यार नहीं करता है। तो ठकुराइन ने अपनी भाषा में शास्त्री जी को नवाजा, और वो बही खाता जो है उनके आगे कर दिया, जो है शास्त्री जी के। तो अधिकारी लोग जो उसका पेमेंट करने लगे तो उन्होंने रोक दिया कि नहीं नहीं ये नहीं है। तो बड़ा संवाद हुआ उस समय शास्त्री जी और उनके बीच में, जो है ठकुराइन के बीच में। तो उन्होंने लिखा, ठकुराइन ने कहा अच्छा चलो तुम पेमेंट नहीं कर सकते हो तो इतना लिख दो कि मैं तुम्हारा उधार हूं। और शास्त्री ने लिखा, दुनिया का इतना बड़ा शासक जो है शास्त्री जैसा, उसने लिखा कि मैं ठकुराइन का उधार हूं। तो वो जो चीजें थी, वो चाहे मोदी पप्पू के यहाँ चाय पिए, चाहे किसी के यहाँ पान खाए, वो न आ सकता है। हालांकि उसी पैराए पर उन्होंने, मुझको जो सूचना मिली है कि उसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने ये काम किया है, लेकिन उसका कोई लाभ इनको मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसी बनारस में अभी विराजमान हैं अमित मौर्य जी, बनारस से ही बिलोंग करते हैं, इसीलिए बनारस में ये पप्पू की चाय तो अलग बात है, उस पर चर्चा हो ही रही है, पान की चर्चा भी आपने की, उससे इतर ऐतिहासिक तथ्य भी दे रहे हैं शास्त्री जी के बारे में हमारे साथी ओम प्रकाश जी। लेकिन ये टोपी पहनाने वाली जो बात है, ये इधर से उधर, उधर से उधर, आखिर क्या कारण है कि मोदी जी को बनारस में टोपी पहननी पड़ी? बिना टोपी के तो अब तक घूमते नजर आए थे, और जिस टोपी पर कटाक्ष करते नजर आए अमित जी, क्या कारण है? जरा समझना चाहूंगा, क्या पूरब में टोपी इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, टोपी से पहले हिंदुस्तान में लोग पगड़ी बांधते थे। पगड़ी इज्जत का प्रतीक होता था, जिसके सब लोग कहते थे कि हमारी, जैसे होता था जब रिस्पेक्टेबल बात होती कि अपनी पगड़ी किसी के चरणों में रख दिया तो मतलब पूरा इज्जत आपके चरणों में रख दी। उसके बाद स्वरूप बदला, पगड़ी खत्म हो गई, टोपी का चलन आ गया। टोपी के विषय में एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आदमी 50,000 का जूता खरीदता नहीं, उसको पैर में पहनता है, अब 50 रुपए की टोपी उसको सर पे पहनता है। तो टोपी का ये महत्व है। और जैसे कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, भाई आप जैसा बोलेंगे फिर वैसा सुनने के लिए भी तैयार रहिए। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने उनको जबरदस्त तरीके से घेरा है, और वो चौतरफा घिरे हुए हैं इस समय, समझ लीजिए। कोई दिमाग काम नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, जैसे लगता है कि कहीं कुछ चढ़ाई के बोल रहे हैं, क्या चढ़ा के बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं, मतलब दिमाग काम नहीं करता, जो मन में आता है 60 के बाद से आते हैं तो सच में सठियाने वाली भाषा बोलते हैं लोग। और जैसे कि अभी मोदी जी ने कहा, ये पहली ऐसी सरकार है
कि अपने काम के आधार पर, अपने डेवलपमेंट के आधार पर 5 साल उन्होंने क्या किया। तो 5 साल उन्होंने क्या किया, मैं उसको चंद लाइन में बताना चाहता हूं कि 5 साल में प्रदेश की जनता के साथ हुआ क्या। खाटी बनारसी अंदाज में है, राजू जी सुनिएगा, मुस्कुराएंगे तो जरूर ही, मेरे को पता है कि यूपी में हुआ क्या 5 साल। बेरोजगारन के लाठी बा, नौकरी मंगले पर जेल बा, अपराधीन से मेल बा, चलत खुलल खेल बा, जनता परेशान बा, निकलत परान बा, झूठ बोलने में शान बा, हिंदू मियाँ के लड़ान बा, दंगा से प्रेम बा, खेतन में साण बा, सड़क पलेत जान बा, महंगाई से जनता परेशान बा, सरकारी अस्पताल फटेहाल बा, इनके मंत्रियन के जुबान बद जुबान बा, राशन का भूख बा, गरीब तंग हाल बा, पुलिस लेत जान बा, के जिम्मेदार बा, सच बोलना गुनाह बा, पत्रकारन के जेल बा, आरक्षण के लूट बा, सड़कन पर गड्ढा बा। ये ही हुआ है 5 साल में, इससे इतर कुछ नहीं हुआ है। तो समझ लीजिए कि ये जनता को मौका मिला है, ये सारी बातें जनता एकदम अच्छी तरह से समझ रही है कि उसको कहां जाना है, क्या करना है। तो अभी मैं बताऊं, 2008 से ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, 2008 में उनकी सरकार नहीं रही, ये 14 से आए, मतलब पूरे बनारस की शहर, मतलब एक एक सड़क को 3-3 बार गड्ढा खोदा जा रहा है, जब मन हो तब, कोई मतलब प्लाना नहीं है। एक एक सड़क, मतलब समझ लीजिए कि इतने ज्यादा धन की बर्बादी हुई है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है कि अब कहीं भी जाएंगे, मैदानी तरफ चले जाइए, कभी जरूरत तरफ, अभी पिछले साल भी सड़क खुदी थी, फिर खोद दिए हैं। अभी काली मंदिर पड़ता है जगह, वहां भी खोदते, मतलब 2008 से सड़कों की खुदाई चल रही है, सड़क बन रही है, खुद रही है, फिर बन रही है, फिर खुद रही है, कोई इस पर बोलने चालने वाला नहीं है। तो अब काम इन्होंने जैसे बोले ना कि आएगा तो भाजपा ही, आएगा तो योगी ही, अब जो 5 साल जो काम किए हैं हमने उसको चंद रचना के रूप में बता दिया है, और चूंकि कितने लोग लाइव देखे होंगे तो वो भी सब समझ जाएंगे कि नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो एक बात तय समझ लीजिए कि लड़ाई समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी ही है। कहीं कहीं कांग्रेस अपने प्रताप गसाई अमेठी से को अच्छा लड़ी है, कहीं कहीं बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन ये लोग 15-20 सीट में से मर जाएंगे। और अपनी बात, मेरा डाटा भी खत्म हो रहा है, हाँ, तो बस मैं यही कहना चाहता हूं, 10 मार्च का इंतजार करिए, जनता पूरे आक्रोश का जवाब देगी बटन दबाकर। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित जी सही कह रहे हैं, और खासकर इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं, आज चुनाव प्रचार का आखिरी समय जो था वो समाप्त हो चुका है, और अब 7 तारीख आखिरी चरण का मतदान है उत्तर प्रदेश में, बहुत ही महत्वपूर्ण आखिरी चरण, क्योंकि पहले से वो भी पूर्वांचल पर नजरें टिकी हुई थी। न सिर्फ बीजेपी की सत्तारूढ़ दल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले 7 बार इसी पूर्वांचल में, इसी बनारस और आसपास जा चुके थे। आपको याद होगा कि बनारस के पास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। हमारे साथी आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं जयशंकर गुप्ता जी, सीधे वहां आजमगढ़ में क्या कुछ चल रहा है वो देख रहे हैं। और राहुल लाल जी, टोपी की बात हम कर रहे हैं, टोपी पहनाने की बात, बनारस में आप भी रहे हैं, ये टोपी मैं ये जरा समझना चाह रहा हूं, और इसका सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है, ये कि क्या यहां टोपी पहनना बहुत जरूरी था प्रधानमंत्री का? टोपी जो पहनी प्रधानमंत्री ने उसमें कोई बुराई नहीं है, कई तरह के टोपी शाफा क्या क्या उन्होंने पहना है, पगड़ी, और 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री अलग अलग रंग में दिखे हैं, और भी कई स्वरूप में दिखे हैं प्रधानमंत्री अलग अलग उत्सवों में, अलग अलग समय में, लेकिन जिस टोपी पर लगातार हमलावर थे, आखिर दिन उसी अपने ही संसदीय क्षेत्र में, अपने ही संसदीय क्षेत्र की गलियों में, काशी की गलियों में टोपी क्यों पहन ली वो उन्होंने? क्या ये टोपी, ये लग रहा है कि लाल टोपी वालों को ज्यादा फायदा दिला रही थी, इसलिए चलो थोड़ा हम भी पहन लेते हैं, उससे हमको भी कुछ फायदा हो जाएगा, बनारस की जो सीटें हैं वो बच जाएंगी? राहुल लाल जी, देखिए, हम लोग जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर काफी दबाव है, काफी दबाव में है इस समय कि भाई किस तरह से हम कम से कम ये संदेश दें कि अपने क्षेत्र में हम अपनी सीटों को बचा पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, गोरखपुर में अपनी सीटों को बचा पाने में वहां पे जो 8 वाला जो आंकड़ा है वो तो योगी आदित्यनाथ जी नहीं ला पा रहे हैं, तो अब इनको टक्कर देना है कि भाई हम अपने क्षेत्र को कम से कम यहाँ पे सही रख ले रहे हैं। देखिए, पूरे चरण की बात करेंगे तो हम लोग को पता है कि 2017 के आंधी तूफान में भी समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा प्रदर्शन 2017 में भी रहा था, उस समय भी। तो
अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी मैं पूरे चरण पे नहीं जा रहा हूं, बनारस पे ही जा रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री जी जो चिंतित है वो बनारस के अपने लोकल सीट्स को लेकर चिंतित है कि वो अगर वो भी ना निकले तो वो अपनी इज्जत कैसे बचा पाएंगे। यूपी के चुनाव के लिए तो चलिए दोषारोपण कर देंगे कि चलिए योगी जी के नाम पे लड़ा जा रहा था, उन सीटों को आप योगी जी के खाते में डाल दीजिएगा, लेकिन बनारस के सीटों पर अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो उसको किसके खाते बट्टे में डाला जाएगा उसको। तो ये एक टेंशन है जिसमें अलग अलग, देखिए बहुरूपिया तो है ही, वो अलग अलग रूप रंग में आते हैं। हालांकि उनके समर्थक कहते हैं कि कोई विविधतापूर्ण देश है इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी अलग अलग रूपों में आते हैं, देश की विविधता को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखिए, छोड़ दीजिए पुराने प्रथम चरण से लेकर अब आज जो है कि 7वें चरण का चुनाव प्रचार अंतिम हो गया। प्रधानमंत्री जी इस तरह से तो एक तरह से भगवान उनका रंग है, वो लगातार हिंदुत्व के चुनाव लड़ते हैं। तो इसके पहले तो कभी टोपी नहीं पहना था उन्होंने, लगातार वो अखिलेश यादव के टोपी के ऊपर ही हमला कर रहे थे कि वो टोपी है, लाल टोपी खतरे का निशान। हम लोगों ने कितना डिबेट भी किया खतरे के निशान वाले बातों पे। तो जब आप टोपी पे हमला करके खुद ही टोपी पहन ले रहे हैं तो ये एक तरह से उनको लग रहा है कि क्या किया जाए, कैसे अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा, उस चक्कर में वो टोपी पहन रहे हैं। तो टोपी एक है उनकी दबाव के रणनीति को दिखाता, विपक्ष ने किस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया। देखिए मैं इसीलिए फर्स्ट खंड में भी मैं कह रहा था कि जो नीलकंठ तिवारी जी वाली जो सीट है वो एक तरह से वही सीट है जहां पे कि पूरा कॉरिडोर बन रहा है, सब कुछ बन रहा है और नीलकंठ तिवारी माफी मांगते हुए घूम रहे हैं। तो अब वो सीट, वो नीलकंठ तिवारी का मामला पर्यटन मंत्री का नहीं है, वो मामला प्रधानमंत्री की इज्जत और प्रतिष्ठा का जुड़ा है। काशी विश्वनाथ धाम के नाम पे, जिस कॉरिडोर के नाम पे पूरे देश भर में हल्ला मचा रहे हैं कि भाई काशी के तो शिल्पकार है प्रधानमंत्री जी, तमाम उनके समर्थक कहते हैं वो शिल्पकार है, शिल्पकार है, और शिल्पकार के क्षेत्र का जो मूल सीट है वही संकट में पड़ा हुआ है। तो ये वहां पर देखिए, मैं आपको यही कह रहा था कि 1 लाख मुस्लिम वोटर थे, वो मुस्लिम वोटर भी इनके पुराने जो प्रत्याशी थे उनको जो बड़ा प्रतिष्ठित थे उनको वोट दिया करते थे, वो 7-7 टर्म वो रहे थे। ये मुस्लिम वोट इन्हें नहीं मिल रहा। ब्राह्मणों का वोट जो 70,000 के आसपास, 80,000 के आसपास ब्राह्मण वोट माना जाता है, वो उस वोट में बड़े, आप वहां पे किसी मंदिरों के पंडों से बातचीत कर लीजिए, हर किसी से फर्स्ट बार में हर कोई आपको कहेगा कि मैं मोदी जी को दे रहे, योगी जी को दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर दर्द इतने सारे हैं कि वो सब अंततः जो आरएसएस के कोर कट्टर समर्थक रहे थे, वैसे लोग भी आरएसएस के कट्टर समर्थक वाले वर्ग भी जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे वो कहते हैं कि नोटा दबा देंगे, नहीं तो जो है कि हम तो जा रहे हैं साइकिल में वोट देने के लिए, क्योंकि वो एक बड़े मठ, एक बड़े महंत जो है कि वो है युवा महंत, जिसको भी उनके बारे में अभी जयशंकर जी बता भी रहे थे। तो वो समीकरण वहां पे बिगड़ रहा है। एक चीज देखिए, जब आप बनारस की बात करते हैं, होली का त्योहार आ रहा है अभी प्रकाश सिंह जी ने सही बात बोला कि देखिए बनारस में जब होली का उत्सव आता है तो उसके पहले गालियों का शुरू हो जाता है, बौछार शुरू हो जाता है इस समय। और अभी इस समय बनारस के गालियों में जो सबसे ज्यादा गालियां पड़ रही है इस समय, वहां पर सांस्कृतिक, हम लोग दूसरे दर्शक उसको अन्यथा ना लें, वो एक तरह से संस्कृति का हिस्सा है वहां पे। उन गालियों में सबसे ज्यादा गालियों के मुख्य पात्र अभी माननीय प्रधानमंत्री जी खुद बने हुए हैं। नंबर 2 का स्थान योगी जी को है उसमें। तो वो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कहां से कहां जा रही हैं। जो बीएचयू की हम लोग बात करते हैं, बीएचयू एक तरह से देखिए उच्च शिक्षा का बड़ा ही एक तरह से पूर्वांचल का बड़ा केंद्र था। वहां पे पूर्वांचल के लोग ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जो पढ़ने के लिए आया करते थे। 2014 से पूरा का पूरा एकेडमिक बदल गया और बनारस में बीएचयू के छात्रों की आवाज को वहां के लोग बड़ी गंभीरता के साथ सुनते हैं। वो अगर शहर में कुछ 80 पे जाके वो डिबेट करते हैं अगर, तो उसको लोग बड़ी गंभीरता के साथ सुनते हैं कि हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों की कैसी हालत हो गई है। मैंने पहले भी बोला था कि सर सुंदर लाल मेडिकल कॉलेज एक तरह से लोगों के लिए प्राणदायी जगह हुआ करता था, वो भी बिगड़ चुका है। तो प्रधानमंत्री जी के काल में बनारस को तो आगे बढ़ना था, क्योटो बनना था, तो बनारस क्योटो में बन के बनारस जो कि गड्ढे वाला शहर बन चुका है, बेतरतीब स्थिति है बनारस की। और जो सबसे ज्यादा लोग चिंतित है राजीव जी, आप यहाँ पे अपने प्रधानमंत्री का भी आप भाषण सुना रहे थे, लगातार प्रधानमंत्री अपने भाषण में किस चीज पे संकेत कर रहे थे। वो देखिए, वो लगातार अभी बुलडोजर यहाँ पे भी आ रहा था, अपराध का वर्णन यहाँ पे भी आ रहा था, लेकिन हम लोग भूल रहे हैं। और विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो एक तरह से दूसरे पक्ष के ऊपर तो काफी हमला कर देते हैं। लेकिन ब्रजेश सिंह जो बनारस सेंट्रल जेल में बंद है इस समय, 2016 में वो एमएलसी बने, किसके समर्थन से बने थे एमएलसी? और वो मैं बता दूं कि इस बार फिर से दोबारा बीजेपी उनको एमएलसी बनाने के लिए जा रही है। जो बनारस के लोग जानते हैं कि बनारस में कोई भी डीएम है, एसपी हो, कमिश्नर हो, हर कोई ब्रजेश सिंह जी के यहाँ पे जो है कि वो उनके आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं। उनके जो भतीजे हैं
सुशील सिंह वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है, आपको मऊ में अगर अंसारी के बेटे लड़ रहा है, अब्बास अंसारी टिकट लड़ रहा है, तो आपको सीधे सीधे सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वो देखो मुख्तार अंसारी का बेटा टिकट लड़ वो चुनाव लड़ रहा है, उसकी आलोचना कर रहे हैं कि गुंडा का बेटा तो गुंडा ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक सुप्रसिद्ध एक कुख्यात जो डॉन है, जो जेल में बंद है, उनके भतीजे को आप टिकट दे रहे हैं, पहले भी विधायक थे वो, अभी भी वो विधायक, फिर से उनको टिकट दिया गया है। तो फिर आपके मापदंड बदल कैसे जाते हैं? आप सत्ता पक्ष के लिए आपके मापदंड अलग होता है, विपक्ष के लिए आपके मापदंड अलग होते हैं। ये सब बनारस के मूल मुद्दे बने हुए हैं। राहुल लाल जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, ओम प्रकाश जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे आपकी बातों में। जी ओम प्रकाश जी, आपने कहा कि सवाल का जवाब नहीं मिला। जो मुझको लग रहा है कि इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश है। जैसे माननीय जयशंकर जी कह रहे थे कि आजमगढ़ नहीं पहुंच पाए या तमाम जगह नहीं पहुंच पाए, तो इन बेल्ट में जो मुसलमान का जो फैक्टर है गाजीपुर में और तमाम जगहों पर, तो ये टोपी के माध्यम से वो देना चाहते हैं। उसके पीछे कारण मैं बताऊं कि अयोध्या का जो अभी जिला निर्वाचन के यहाँ से आया है, चीजें आई, डाटा जो आया है, रामकोट एरिया जहां पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है, वहां 933 वोट में सिर्फ 311 वोट पड़े हैं, मतलब 30% वोट पड़ा है। इसी तरीके भारतीय जनता पार्टी के जितने गढ़ वाले क्षेत्र हैं शहर में जो पोलिंग मानी जाती थी, वहां पर 30 से 40% की पोलिंग हुई है। तो निश्चित तौर से ये डाटा जो है मोदी और योगी के पास भी होगा, जो हम लोगों के पास है। तो ये कहीं ना कहीं से ये कोशिश की जा रही देने की, करने की जा रही है, और अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझको लगता है कि मोदी ने टोपी पहना है, इसके माध्यम से रंग, भगवा रंग के माध्यम से टोपी पहन करके कि संदेश देना चाह रहे हो कि पोलिंग चाहिए। जैसे वो बार बार कहते हैं कि प्रणाम पहुंचाइए, कमल निशान याद है ना आपको, सबको घर से वोट लाना है ना। तो ये सारी की सारी व्यूह रचना जो है वो इज्जत बचाने की ही खातिर है। जी बिल्कुल, टोपी की बात हम मैं इसमें खाली एक चीज जोड़ दूं, देखिए ये चाहे जितना भी टोपी पहन कर भी दंगा भड़काने का प्रयास करें, सांप्रदायिकता का और ध्रुवीकरण का प्रयास करें, वो समय खत्म हो गया। इनके पास कहीं से भी कोई मौका नहीं है। लोग वो जो माहौल एक तरह से हम लोगों ने पश्चिमी यूपी में देखा था कि कहीं से ध्रुवीकरण नहीं रहा, तो आप ये यकीन मान के रख लीजिए, मैं 100% कह रहा हूं, ये आखिरी चरण में भी इनको ध्रुवीकरण का कोई मौका नहीं मिलने वाला है। चाहे टोपी पहन ले, चाहे कुछ भी कर ले, ये डांस कर ले, नृत्य कर ले, गाना गा ले, कुछ भी कर ले, ये मौका इन्हें नहीं मिलने वाला है। हाथ सब चीजें इनके हाथ से निकल चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव को, एक दूसरी बाइट उनकी सुनाता हूं। आजमगढ़ में थे, जहां हमारे साथी जयशंकर गुप्ता जी जहां से हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। जरा अखिलेश यादव की एक दूसरी बाइट है, वो सुनिए। आजमगढ़ में क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। आज आखिरी चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार का समापन और ताबड़तोड़ रैलियां। अखिलेश यादव भी सीधा आए, डायस पर गए, भाषण दिया, निकले, फिर दूसरी जगह पहुंचा। ये सब गतियां जो हैं वो दिखाई दे रही थी, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो भी डंडा लेके पीछे तो पड़ा ही रहता है, वो भी खासकर विपक्ष के पक्ष की तो बात करें ही नहीं, हम तो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं ये जरा सुनते हैं, फिर एक बार आना चाहूंगा। बहुत देर से दीपक पाचपोर जी भी के पास भी नहीं आया हूं, और जयशंकर जी आपके पास भी आना चाहूंगा उसके तुरंत बाद। आइए सुनते हैं। बताओ बाबा जी वापस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और वो गाना भी आ गया उनका, वो सुना होगा आप सबने, यूपी में काबा, यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा। होने जा रहा है बाबा जी का बाय बाय कि नहीं? बहुत कह रहे हैं कि हम परिवारवादी लोग हैं। जहां जा रहे हैं इनके बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि हम घोर परिवारवादी वाले लोग हैं। हम परिवार वाले लोग उनको सलाह देना चाहते हैं और राय देना चाहते हैं कि हम परिवार के लोग जब अपने घर जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए या परिवार के सदस्यों के लिए कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। इसलिए जो जाने वाले हैं गोरखपुर, हम परिवार वाले उन्हें सलाह देना चाहते हैं कि जब गोरखपुर जाओ तो अपने गुल्लू के लिए बिस्किट लेते जाना। और जो गुल्लू के लिए बिस्कुट ले जा रहे हैं, उन्होंने तो कहा था कि हम नौजवानों को लैपटॉप बांट दिए हैं। बताओ आजमगढ़ के लोगों किसी को लैपटॉप मिला हो तो बता दो। और ये जो हाथों में मोबाइल दिखाई दे रहे हैं,
कहीं ये बाबा मुख्यमंत्री वाले तो नहीं हैं? वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते हैं। और उनके नेता, सुना होगा आपने, जो बड़े वाले नेता हैं, वो कह रहे थे कि जो नौजवान इंटर पास करके 12वें में दाखिला लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि जो इंटर पास कर लेंगे और 10वें में एडमिशन लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ, लैपटॉप की उनकी बात सुनकर के जनता लोटपोट हो जा रही कि नहीं हो जा रही? आखिरी पड़ाव, और आखिरी पड़ाव में तमाम बातें रख रहे हैं। कुछ मुद्दे हैं जिसको ये सीधा सीधा रख रहे हैं, जिसमें युवाओं की बात है, जिसमें किसानों की बात है। अगर तमाम भाषणों को सुनिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाषण को सुनिए, चाहे प्रियंका गांधी के भाषण को सुनिए, मायावती के भाषण को सुनने का उतना मौका नहीं मिला। इस पूरे चुनाव 7 चरण का मतदान बहुत कम मायावती बोली हैं, निकली हैं, तो इसलिए मायावती की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं। जो उनके समर्थक हैं वो भी इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन दो नेता, जो विपक्ष के नेता, वो बहुत मुखर होकर के बोले, जिसमें अखिलेश यादव भी और प्रियंका गांधी भी। अखिलेश यादव ने इन तमाम मुद्दों को रखा है, किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा रहा हो, युवाओं का मुद्दा रहा हो, और जो भी बातें आती थी उस पर पलटवार करने का मौका जब भी मिला, अखिलेश यादव ने जमकर पलटवार किया है। सबसे पहले दीपक पाचपोर जी, अभी आप भाषण सुन रहे थे। इस भाषण से, क्योंकि अब पूरा समाप्त हो चुका है, पैकअप है, इस भाषण से आपको क्या लगता है? क्या एक उत्साह जो बना हुआ था पहले चरण से लेकर के अभी तक, वो बरकरार दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी के नेता में? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया है, वैसे वैसे सत्तारूढ़ दल के नेताओं के भाव जो है, हाव भाव से मतलब कीमत नहीं, हाव भाव की बात कर रहा हूं, वो जो है वो धीरे धीरे डाउन होते गए और यहां ये अप होता गया है। क्या ये अप जो है कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि सत्तारूढ़ दल जो है वो जा रहा है? निश्चित रूप से इस समय जो अखिलेश के जो भाषण है, वो न केवल उसकी जो रवानगी है, उसका जो उत्साह है वो बना हुआ है, बल्कि वो क्रमशः बढ़ रहा है। आप देखिए, और लगभग हर चरण में वह बढ़ते ही जा रहा है। उसमें दोनों चीजें हो रही हैं। अब इस समय जो है, पहले जितने भी बातें कर ली अखिलेश जी ने और प्रियंका जी ने, वो तो ठीक है, मुद्दे तो उठा ही रहे हैं। इसके बाद आप देखिए, वो बड़ा आक्रामक और बहुत ही उपहास उड़ाते हुए वो बात कर रहे हैं, चाहे वो गुल्लू के बारे में हो, मोदी के बारे में हो, अमित शाह के बारे में हो, जिन्होंने कहा कि 12वीं के बाद जो इंटर करेंगे वगैरह वगैरह, और फिर ये योगी के ऊपर गाना भी आ गया। तो ये जो है, अब वो बड़ी फियरलेसली बात कर रहे हैं, बहुत ही उत्साह के साथ उनका उपहास भी उड़ाया जा रहा है। शायद उन्हें ये पता है कि अभी सत्ता में आने वाले नहीं है। जहां तक टोपी की बात है, तो टोपी की ओर अगर वो ध्यान दिला रहे हैं कि देखिए उन्होंने भी टोपी पहन ली, इसका मतलब ये हुआ कि वो बता रहे हैं कि देखिए हमने मुद्दों की बात की थी, मुद्दों के बारे में, विकास के बारे में तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अंततः ये ध्रुवीकरण या सांप्रदायिकीकरण क्यों अंततः आ ही गए, ये उनका इशारा है। जहां तक प्रधानमंत्री ने, मुझे ऐसा लगता है इसलिए भी इसमें जो भगवा टोपी इसलिए पहनी कि वो वापिस अपने ध्रुवीकरण के मुद्दे पर आ रहे हैं। एक उन्होंने बहुत जो महत्वपूर्ण बात कही और जिसका मुझे लगता है कि और आगे तक उसका संदेश जाता है, उन्होंने कहा कि यह आखिरी चुनाव है यहां मेरा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2022 के जो नतीजे आएंगे, चाहे बीजेपी जीते या हारे, योगी सीएम बने या न बने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद मोदी को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, या शायद वो सोचेंगे कि क्या वो 2024 का लोकसभा का चुनाव वाराणसी से लड़े या न लड़े। जिस प्रकार से रिपोर्ट्स आ रही है कि वाराणसी की लगभग सारी सीटें जो हैं, लगभग सारी सीटें वो बीजेपी से छीन ली जाएंगी, या कोई जीता भी तो बहुत कम मतों से जीतेगा। तो क्या जिस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सारी की सारी सीटें जिस पार्टी के हाथ से निकल जाएं, क्या वहां पर कोई भी थोड़ा भी जो समझदार राजनीतिक होगा, क्या वहां से चुनाव लड़ना चाहेगा? मुझे ऐसा लगता है अगर गोरखपुर लौट रहे हैं योगी, तो शायद मोदी यहीं से बहुत गंभीरता से विचार करेंगे कि क्या वो भी गुजरात लौट जाए क्या। ऐसा मुझे बहुत ही, मेरा सिक्स सेंस जो कहता है, मुझे लगता है कि लौट भी सकते हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन
मेरा ये भी मानना है कि उन्हें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। तीसरी जो बात है, जो उन्होंने एक बात कही थी, योगी सरकार ने, ये पहली सरकार है जिसने ईमानदारी के साथ काम किया और जनता के सामने रखा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके टेलीप्रिंटर में थोड़ी भी जान होती तो बेचारे तुरंत इस्तीफा दे देते दोनों टेलीप्रिंटर, और कह देते कि मालिक मैं इतनी सेवा नहीं कर सकूंगा आपकी, इतना झूठ नहीं बोल सकता। कारण क्या है, अभी देखिए 3 दिन 4 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई है, बड़ी गंभीर रिपोर्ट है राजीव जी। वो रिपोर्ट आई है, सर्वे रिपोर्ट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट एंड उत्तर प्रदेश चुनाव वॉच ने मिलकर की है, जिसमें लगभग 300 विधायकों का उन्होंने उनकी जो माली हालत है पिछले 5 साल में कितनी सुधरी है, इसके बारे में एक रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि 2017 में इन 300 लोगों की जो औसत आय थी वो लगभग 5.68 करोड़ रुपए सालाना आय थी, जो 5 सालों में बढ़कर 8.87 करोड़ हो गई। और इसमें 90% जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अगर उस बेचारे टेलीप्रिंटर में जान होती है तो क्या वो इतना झूठ बोल सकता था कि आपने एक ईमानदार सरकार दी है? तो आपके बता रहे कि 90% आपके विधायक हैं, इनकी आय जो है सालाना 3-3 करोड़ रुपए तक बढ़ी है, तो आप किस ईमानदारी का दावा करते हैं? ये बातें भी सामने आएंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चुनाव है, मोदी जो है इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, आखिरी यहाँ पर मेरी सभा है, उसके और भी मीनिंग निकालने चाहिए राजीव जी। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं और उसका जवाब जयशंकर जी और ओम प्रकाश जी बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। पहले जयशंकर जी आपके पास आऊं, लेकिन लाल टोपी पर बहुत बातें हो रही हैं, लाल और भगवा टोपी की बात हो रही है। एक बार जरा उस बाइट को सुनना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल टोपी पर क्या कुछ कह रहे थे, जरा ये सुन लेते हैं, फिर जयशंकर जी आपके पास आता हूं। और कुछ सवाल रेज किया है अभी डॉक्टर दीपक पासपोर जी ने, उन सवालों का जवाब भी चाहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव के रिजल्ट के बाद, अगर रिजल्ट जो है वो उनकी पार्टी के हिसाब से नहीं आता है, तो क्या गुजरात वापस लौट जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगा, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल टोपी पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। उसने काम रुकने नहीं दिया। मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। तो ये एक्चुअली सुना नहीं पाया मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल टोपी वाली बाइट थोड़ा पुरानी है और शायद उसमें कुछ टेक्निकल एरर है, लेकिन बढ़े आगे। प्रधानमंत्री की ये बाइट आप लोगों ने कई अलग अलग सभाओं में सुनी होगी और उसमें लाल टोपी पर प्रहार करते रहे हैं। हालांकि ऑथेंटिक रूप से हम आपके सामने वो पेश करना चाहते थे, नहीं पेश कर पाए। दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर सीधे जयशंकर जी आपके पास। जी, उन्होंने ये जो कहा था कि लाल टोपी जो खतरे का निशान है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने लिए कहा था कि जो लाल टोपी है ये शायद मेरी और मेरी पार्टी के लिए खतरे का निशान है। लोगों ने ये सोचा होगा कि ये क्या उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी जयशंकर जी। नहीं राजीव जी, असल में दिक्कत क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के भाजपा के जो रणनीतिकार हैं, उनकी सबसे गहरी चिंता का विषय ये हो गया है कि कोई भी उनका मुद्दा जो है वो क्लिक नहीं कर पा रहा है। वो चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जहां तक आए हैं, वो बीच में उन्होंने कई मुद्दे उछालने की कोशिश की, कई तरह की कोशिशें की कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। और ये टोपी वाली जो बात थी है, अब बेहतर बता पाएंगे वही लोग कि क्यों उन्होंने टोपी लगाई, लेकिन उसके चलते भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नाम की चीज तो देखने को मिल नहीं रही है। वो साफ साफ एकदम डिवीजन जो है वो यही है कि भाजपा को लाना है या नहीं लाना है, और नहीं लाना है तो सपा गठबंधन को लाना है। ये क्लियर कट है, 2 ध्रुव का चुनाव हो गया, बाइपोलर चुनाव हो गया है। तो सबसे बड़ी बात है, अब मुश्किल क्या है कि जैसे कोई कैंसर का मरीज होता है तो वो हर तरह की कोशिश करता है कि यहाँ भी दिखा लें, टाटा में भी दिखा लें,
ये भी कर ले, वो भी कर ले, कहीं से कोई दवा मिल जाए, कहीं से कोई कुछ नहीं तो कोई वैद्य हकीम भी मिल जाए, वही कुछ दवा कर दे, कोई औलिया मिल जाए, फकीर मिल जाए, उससे कुछ बात बन जाए, संत हर तरह की कोशिशें करता है। तो हमको लगता है कि भाजपा की हालत आज वही हो गई है। आज फिर जब अंतिम बार उन्होंने परिवारवाद का नाम लिया, तो समझ में आने से परे की बात है। मोदी जी क्या बोलते हैं या उनके रणनीतिकार, उनके जो भाषण क्या लिख कर देते हैं, उनको समझ में भी नहीं आता है। आप परिवारवाद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के परिवार से किसी को भी टिकट नहीं मिला। शिवपाल यादव को जो टिकट मिला हो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के कारण मिला। बाकी एक भी सीट ऐसी नहीं होगी जो अखिलेश यादव या मुलायम यादव के परिवार के किसी सदस्य को मिला है। लेकिन जैसा अभी ओम प्रकाश बता रहे हैं, तो मैं तो आपको दर्जन भर से ज्यादा नाम गिना सकता हूं कि भाजपा। अब सोचिए कि जो आदमी गवर्नर बैठा हुआ है बिहार में, फागू चौहान, उनके बेटे को टिकट दे दिया है, हमारे मधुबन क्षेत्र में दे दिया है। राजनाथ सिंह के बेटे को, पंकज सिंह को नोएडा में हमारे वहीं पे दे दिया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो वहां के नकल माफिया, क्या माफिया कहे जाते हैं, उनके बेटे प्रतीक भूषण को टिकट दे दिया है। ऐसे दर्जनों नाम आपको मिल जाएंगे जिनको इन्होंने टिकट दिया। और आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो लोग हंसते हैं, हंसेंगे लोग कि क्या प्रधानमंत्री बोलता है। लेकिन प्रधानमंत्री हमारे बेशरम, उनको तो शर्म और आती नहीं है ना। जब वो तक्षशिला को बिहार में बता सकते हैं, और जब सिकंदर के दीने इलाही के बेड़े को गंगा में डुबा सकते हैं पटना के पास, और जब ये यहीं पे बैठ करके यहीं मगहर में बोल सकते हैं कि साहब बाबा गोरखनाथ, नानक देव जी और संत कबीर यहीं बैठ के एक साथ विचार विमर्श किया करते थे, तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और लोग उन पे हंसते रहें, लेकिन उनको हंसी नहीं आती है, उनको झिझक या संकोच भी नहीं होता है। इसलिए कभी भी वो कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टोपी का एक महत्व रहा है राजीव जी। टोपी कांग्रेस और स्वाधीनता आंदोलन की प्रतीक। उस समय जो स्वाधीनता आंदोलन जब चलता था तो कांग्रेस के लोग निकलते थे, सफेद टोपी लगा करके निकलते थे। उनकी एक पहचान बनती थी कि शांतिपूर्ण अहिंसक सत्याग्रही लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनकी पहचान रहती थी। उसके बाद में स्वाधीनता के बाद भी नेहरू टोपी मशहूर हो गई थी, कांग्रेस के लोग लगाते थे। लेकिन कांग्रेस जब सत्तारूढ़ होती गई, सत्ता में डूबती गई, तो टोपी भी धीरे धीरे खिसकती गई। राजीव गांधी ने जरूर एक कोशिश की थी कांग्रेस सेवा दल के जरिए और उसके जरिए कि उस टोपी को फिर से स्टैब्लिश किया जाए। बाद में समाजवादियों ने उसको संघर्ष का प्रतीक मान के कि लाल टोपी चढ़ाएंगे भाई, उससे एक अलग पहचान बनेगी, समाजवादियों की पहचान बनेगी। उसको हो कर सकता है कि अब मोदी जी को लगा होगा कि साहब बनारस में घूम रहे हैं, कम से कम टोपी उपी लगा ले, लोगों का प्रणाम पाती करें, साथ बात बन जाए। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता उनके लिए हो रही है कि अगर काशी हार गए, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, जहां से उनको 14 में भी और 19 में भी बहुत बड़े बंपर वोटों से लोगों ने जिताया, तो फिर हम मुंह दिखाने लग रहेंगे नहीं। और आज जो बार बार वो योगी का नाम ले रहे थे और योगी मोदी का नाम ले रहे थे लखनऊ में, जैसा बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसका कारण सीधे यही है कि अगर हार हो जाती है, जो अभी तक तो दिख रहा है कि वो संभावी ही है, अगर हार हो जाती है तो मोदी जी कहेंगे हम तो क्या करें भाई, हम तो योगी की उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़ रहे थे, कोरोना के मैनेजमेंट हमको जो उन्होंने बताया था उसको सामने रख करके हम चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पता लगा जनता ने उनको पसंद ही नहीं किया। और योगी कहेंगे कि साहब हम तो बार बार कह रहे थे, हम तो प्रधानमंत्री जी के 7 साल के मार्गदर्शन में, उनके सफल मार्गदर्शन में हम सरकार चलाते रहे, उसके हिसाब से ही हम तो वोट मांग रहे थे भाई। दोनों एक दूसरे को मतलब लगाएंगे कि साहब हमारे लिए नहीं बल्कि उनके कारण से चुनाव हार गए। अगर ऐसा होता है तो ये होगा। और बात सही है, अगर काशी के लोगों ने नकार दिया मोदी जी को, उनके भारतीय जनता पार्टी को, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री फिर काशी में क्यों चुनाव लड़ेंगे, क्यों रहेंगे? यहाँ से फिर तो उनको जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? अब उनके लिए कोई जमीन खोजनी पड़ेगी। बिहार भी जमीन खिसकती नजर आ रही है, बिहार नहीं जा सकते हैं, तो लौट के वही फिर अहमदाबाद बड़ोदरा ही जाना होगा। इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और योगी जी का ठीक है, उनका तो अपना गोरखनाथ मठ ही है, मठ में जा सकते हैं, अपना काम करेंगे, राजनीति में भी है, वहां से लगातार सांसद रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव हारेंगे। बहुत कम मतों से जीते, लेकिन हो सकता है चुनाव तो जीत ही जाएंगे, तो उनकी अपनी राजनीति रहेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो है, जैसे मैं बार बार कहते रहा हूं कि बागपत से लेकर के बलिया तक और गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर और गाजीपुर तक अभी पछुआ हवा चल रही है। इस समय जो है हमारे यहाँ पछुआ मतलब जो पश्चिम की तरफ से जो हवा चलती है उसको पछुआ बोलते हैं। कभी कभी सुबह और रात में कुछ पूर्वा हवा भी चल जाती है, कभी थोड़ी ठंड भी आती है, लेकिन अभी होली का मूड आना शुरू हो गया है। और इसको आप देखिएगा कि इस बार जो काशी की होली कुछ अलग अंदाज में होगी, कुछ अलग ढंग की होगी, और ये पूरा समाज जो है ये पूरे उत्तर प्रदेश में बनेगा। और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में ही क्यों, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में भी
एक अलग ढंग की ही होली इस बार खेली जाने वाली है। तो इसलिए हमको लगता है कि भाजपा की चिंता वो अकेले ये नहीं है। भाजपा के लिए चिंता यह है कि जो ताना बाना उन्होंने 2013 से लेकर 14, 17 और 19 में बुना था, वो ताना पूरा का पूरा तार-तार हो चुका है, बिखर चुका है। जो सांप्रदायिक घुट्टी पिलाई थी लोगों को, सांप्रदायिक बातों की जहरीली बातें कर करके उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की थी, इस बार वो पूरा का पूरा फुस हो गया। मतलब आप समझिए कि गाजियाबाद से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक उसका कहीं कोई असर ही नहीं हुआ। लोगों ने मान लिया कि भाई ये सिर्फ जिंदगी भरी खाली यही हिंदू बनाम हिंदू मुसलमान। अरे भाई, हिंदू का काहेगा खतरा में? हमने तुमको केंद्र में सरकार बना दिया, तुम्हारी सरकार राज्य सरकार भी बना दिया। अब उसके बाद ही अगर हिंदू खतरे में है तो लानत है तुम्हारी सरकार पर यार। तुम छोड़ के बैठो, अपने घर बैठो। अब ये लोग कहने लग गए कि कब तक लड़ाओगे आप, किस बात के लिए लड़ाओगे? आपने कहा आतंकवाद की कमर टूट गई, अभी भी आतंकवाद लगातार हो रही है, तो किस बात का है? डरा करके जो रखा जाता है, मतलब ये कहा जाए कि साहब हिंदुओं को कराना चाहिए कि 20 करोड़ या 18 करोड़ मुसलमान काबिज हो जाएंगे, उनका शासन हो जाएगा, इस तरह का। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हिंदुस्तान का जो कितना डरा हुआ है, उसके यहाँ क्या है। पूरा का जो सामाजिक तनाव छिन्न भी नहीं कर दिया है। दलित जातियों में डर है, ओबीसी जातियों में डर है। ये सारी बातें जो है कल्मिनेट होकर के कहीं ना कहीं आप देखिएगा इस चुनाव में 7 मार्च को अंतिम है। मतलब जैसे मैंने कल कहा था ना कि हाथी पूरा निकल गया है, अब पूछ उसकी बाकी है। उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कुछ खास होने वाला है। और हमारे एक मित्र अभी काशी विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहे थे कि विद्या की राजधानी हम लोग उसको कहते थे। आज वहां पे गोबर के अर्थचर्चा हो रही है, आज वहां तंत्र मंत्र ज्योतिष पढ़ाया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है, ये इसी सरकार में हो सकता है। अंधविश्वास को बढ़ाने वाली यह सरकार है। ये तो काशी विश्वविद्यालय जैसे जिसको महामना मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की थी, उसका चरित्र भी बिगाड़ने की कोशिश इन भगवाधारियों ने कर दी। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, जिस बाइट को सुनाना चाहता था मैं उससे एक बार फिर से सुनाते हैं जो नहीं सुना पाया था, क्योंकि लाल टोपी को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे और कौन किसको टोपी पहना रहा है, जरा ओम प्रकाश जी से भी समझेंगे। और बहुत देर से हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी के पास भी नहीं आया हूं, उनके पास भी आऊंगा। लेकिन कौन किसको टोपी पहना रहा है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहे हैं और योगी आदित्यनाथ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। अगर चुनाव हार गए तो फिर क्या होगा, ये समझेंगे। आइए सुनते हैं टोपी पर क्या कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। तो ये खतरे की घंटी, रेड अलर्ट आपने सुना होगा, बहुत चर्चा में इनका ये बयान रहा था। लेकिन उसके बाद जब टोपी पहन करके घूम रहे हैं काशी की गलियों में, जरा उसको भी एक बार सुन लेते हैं। और सीधे ओम प्रकाश जी आपके पास आऊंगा इन्हीं सवालों के साथ, और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, राहुल लाल जी, आप लोगों के भी अब हम भी पैकअप की ओर बढ़ रहे हैं। फटाफट जरा अपनी बातों को सामने रखते हैं। लेकिन पहले सुनते हैं आज क्या कुछ कह रहे हैं इसी टोपी पर अखिलेश यादव। की बुराई करते थे, हमारे सफेद टोपी वालों के साथ अन्याय किया। जो लाल टोपी की बुराई करते थे और सफेद टोपियों के साथ अन्याय किया, बताओ उन्होंने टोपी पहन ली कि नहीं पहन ली टोपी? और टोपी भी पहनी, लाल नहीं पहनी, सफेद नहीं पहनी,
किसी और रंग में पहनी है। ये वो लोग हैं जो रंग बदलने वाले हैं। इस बार जनता उत्तर प्रदेश की इन्हें समझ गई है। ये कोई रंग बदल ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। कोई भी रंग बदल ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। क्या ओम प्रकाश जी, सबक सिखाने वाली है जनता? निश्चित तौर से ये रंग बदलने का जो खेल चल रहा है, लेकिन ये केवल इसी चुनाव के संदर्भ में नहीं है, ये दूरगामी इसके परिणाम देखे जा रहे हैं। जो व्यूह रचना है भारतीय जनता पार्टी की, मैं दीपक जी की बात से इस बात से सहमत हूं कि वो बनारस उनको वहां से विदाई के मूड में है, आखिरी प्रणाम उनको बोल रहा है, लेकिन वो गुजरात नहीं जाने वाले हैं। जो मुझको इनपुट मिला है अयोध्या से और संघ के जो कारसेवकपुरम से और दूसरी जगहों से, वो ये है कि मोदी जो है बनारस से अयोध्या आ सकते हैं और अगला चुनाव जो भी होगा 2024 का जो होगा, उसके केंद्र बिंदु में अयोध्या ही रहेगी। अभी काशी मथुरा तो उनके एजेंडे में है, लेकिन इसको अभी उन्होंने भुनाया नहीं है और इसी कारण जो है योगी को अयोध्या से गोरखपुर भेजा गया है कि ताकि वो अयोध्या के मुद्दे को भुना ना सके। पिछले दिनों जब यहाँ अमित शाह आए थे, नितिन गडकरी आए थे, हजारों करोड़ रुपए की जो है योजनाओं की घोषणा उन लोगों ने की थी, लेकिन उनकी शिलान्यास की डेटें जो है वो दिसंबर 23 में रखी गई हैं। चंपत राय रोज बयान देते हैं कि नए मंदिर में जो का निर्माण हो रहा है वहां पे दिसंबर 23 में जो है मोदी जी जो है भगवान राम को स्थापित करेंगे। तो जो इनपुट मिला है वो ये है कि मोदी जो है अयोध्या आएंगे और 24 के नेतृत्व जो है लोकसभा का यहीं से करेंगे। तो मुझको ये टोपी का जो भगवा जो उन्होंने कल पहना है, आज पहना है, मुझको उसी संदर्भ में ये दिखाई पड़ रहा है कि ये टोपी केवल लाल रंग के जवाब में नहीं है या अखिलेश प्रियंका ने उनको नहीं पहनाई है। ये टोपी सांप्रदायिक उनका एजेंडा रहेगा और निश्चित तौर से जब समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को इसी मुद्दे पर लड़ना होगा, कानून व्यवस्था को इन्हीं सारी चीजों के इर्द गिर्द रहना होगा। तो ये उसका भी संदेश मुझको लगता है कि है। जी दीपक जी कुछ कह रहे हैं? दीपक जी। ओम प्रकाश जी से मैं ये समझना चाहता था कि अगर जो नतीजे काशी के होते हैं वही नतीजे अगर अयोध्या में भी हो जाते हैं, मान लीजिए इस समय, तो क्या फिर भी अयोध्या उनके लिए सुरक्षित रहेगा? नहीं, निश्चित तौर से अगर योगी यहां से लड़ते तो अयोध्या जनपद की जो लोकसभा सीट है फैजाबाद जिसका नाम है, उसके नतीजे दूसरे होते। योगी के ना लड़ने से और जो परिस्थितियां हैं तो नतीजे जो है गठबंधन की तरफ जाते दिखाई पड़ रहे हैं। योगी को ना लड़ने देने की जो कहानी है ये निश्चित तौर से सत्य है। योगी ने यहाँ बहुत मेहनत की, 50 बार आए पूरा एजेंडा, और वो हिंदुत्व के ब्रांड बनना चाहते थे, इसको इस चुनाव में कैश कराना चाहते थे, जिसको मोदी ने होने नहीं दिया, मोदी की टीम ने, और वो उसको 24 में कैश कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी क्या कहेंगे? बहुत देर से सबकी बातें आप सुनते रहे और अब आपका विश्लेषण चाहता हूं, क्योंकि टोपी कौन किसको पहना रहा है, कौन टोपी किसको पहनाएगा, ये इससे इतर इसी टोपी से चुनाव की शुरुआत हुई थी। ये बिल्कुल शुरुआती दौर में आप याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गोरखपुर में भाषण दे रहे थे, वो हमने क्लिप दिखाया आपको जिसमें उन्होंने कहा था कि ये रेड अलर्ट है, लाल टोपी रेड अलर्ट है। लेकिन आज आप भगवा टोपी पहन करके क्या बताने जा रहे हैं? जैसे कहा जा रहा है, जो हमारे साथी कह भी रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश है। क्या इसमें सफल होते हुए अभी तक भाजपा दिखाई दी? अगर नहीं तो फिर आखिर में ये टोपी पहन करके क्या फायदा होगा? क्योंकि अब मात्र 54 सीटें बची हैं। ये जैसे जयशंकर जी के शब्दों में कहें तो हाथी निकल गया और पूंछ बाकी है। राजीव जी, मैं असल में बड़ा आशावादी व्यक्ति हूं, तो मैं प्रधानमंत्री के हर भाषण में कुछ ना कुछ आशा की किरण ढूंढ लेता हूं। प्रधानमंत्री जब लाल टोपी की तारीफ कर रहे थे तो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से वास्ता रहा है और इनको सिर्फ सरकार बनानी है। अपरोक्ष रूप से कह लीजिए कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी तो सरकार बनाने के लिए लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर होने के लिए लड़ रही है। प्रधानमंत्री शुरुआत में इस बात को कह चुके थे। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के लिए प्रधानमंत्री से अच्छा कोई स्टार प्रचारक नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि स्वयं अखिलेश यादव भी जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा अच्छे स्टार प्रचारक नहीं है। चलते चलते भी प्रधानमंत्री जो है टोपी पहन के जो है अखिलेश यादव का काम जो है कर रहे हैं। हमारे बाकी मित्र जो भी अपना लगा रहे हैं विश्लेषण, वो उनका राजनीतिक विश्लेषण है, पत्रकारों के नाते होने विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन मैं एक शुद्ध आम नागरिक के नाते जो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जो है गूगली फेंक कहाँ रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री आखिर चाहते क्या है? तो मैं शुरू से लेकर आखिर तक यही समझा हूं
कि प्रधानमंत्री की जो है विकट इच्छा रही है और उनकी आंतरिक इच्छा रही है कि अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और योगी आदित्यनाथ से ज्यादा जो है यशस्वी और ज्यादा ताकतवर होकर के मुख्यमंत्री बने। कुल मिलाकर के मैं अभी तक यही समझा हूं। और देखिए, प्रधानमंत्री ने इस बात का लगातार संदेश दिया है। आज प्रधानमंत्री ने जो है चलते चलते एक बात और कह दी, उन्होंने कह दिया कि ये मेरा आखिरी भाषण है चुनाव में। अब वो आप इसे 2022 के लिए समझ लीजिए, 2024 के लिए समझ लीजिए, आप किसी के लिए भी समझ लीजिए। आप ये भी कह सकते हैं कि अभी योगी सरकार को जो है उसके लिए आखिरी है और भैया इसको अंतिम विदाई दे दो, प्रणाम तो वो पंडिया से भेज चुके हैं अंतिम प्रणाम। तो मैं प्रधानमंत्री के भाषणों में बहुत जो हूँ आशा के साथ प्रधानमंत्री को देखता हूँ। मैं उनकी बहुत आशावादी होकर के उनके भाषणों की समीक्षा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जो कहना चाह रहे हैं, ओम प्रकाश जी जो बात कह रहे थे उस बात को मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री क्यों चाहते हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? प्रधानमंत्री ये इसलिए भी चाहते हैं कि अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने तो ये 2022 से 2024 के बीच में जो सांप्रदायिक एजेंडा जो चलाना है वो चलेगा आखिर कैसे? तो उस सांप्रदायिक एजेंडे को आगे चलाने के लिए भी जरूरी है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और फिर जो है यहाँ जो है 2024 तक प्रदेश की शांति जो भंग की जाए। बार बार कहा जाए कि देखो मुख्तार अंसारी क्या कर रहे हैं, आजम खान क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, करे भले ही कोई कुछ नहीं, करे भले ही कोई कुछ नहीं, लेकिन ऊधम जरूर मचाया जाए इसको लेकर के। पूरे 2022 से लेकर के 2024 तक जो है उत्तर प्रदेश को अशांत रखा जाए ताकि 2024 की जो है वो भूमिका ठीक ठाक जो है बनाई जा सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास राजीव जी 2024 में भी और कोई काम नहीं है और कोई मुद्दा नहीं है। उसके पास यही है हिंदू मुसलमान का विभाजन, जिन्ना पाकिस्तान, तालिबान मुसलमान, इसके अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आप अगर ये सोचें कि 2022 में उत्तर प्रदेश में उनको तगड़ी जो चोट मिल रही है और उसके बाद उनको सुधार आ जाएगा और जनता के मुद्दों पे बात करने लगेंगे, महंगाई रुक जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम रुक जाएंगे, कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट हुआ था वो स्वास्थ्य व्यवस्था पे कुछ ध्यान देंगे, शिक्षा पे कुछ ध्यान देंगे, रोजी रोटी रोजगार पे कुछ ध्यान देंगे, कतई नहीं करेंगे। उनका जो एजेंडा है वो साफ है, ये किसी तरीके से देश को जो है बांट के रखना है और अपना जो उनका आर्थिक एजेंडा है, जो अपने मित्रों की मदद करना है जिस तरीके से, उसको जो है कुल मिलाकर के लागू करना है। यही उनका एकमेव लक्ष्य है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अपने लक्ष्य के विषय में ना कभी छुपाते हैं और ना कभी उससे हटते हैं। वो लगातार अपने लक्ष्य बताते रहते हैं और प्रधानमंत्री जो अपने इस लक्ष्य हर अपनी रैली में जो है, हर चुनाव भाषण में लगातार बताते रहते हैं राजीव जी। तो मैं तो प्रधानमंत्री की में भाषण में यही देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जो है बार-बार संदेश दे रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। उनके भक्तगण जो सुनना चाहते हो, जो देख रहे हो, उनसे भी मैं यही कहूंगा कि भैया अपने प्रधानमंत्री का भाषण जो है 3-3 बार रिवाइंड करके सुनो और सुनो संदेश की प्रधानमंत्री संदेश दे क्या रहे हैं। जी राजीव जी, प्रधानमंत्री के भाषण को 3-3 क्या 4-4 बार सुनिए, लेकिन साथ साथ अगर कहें तो इस पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे उधर योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह हो, ये तीन इधर यानी सत्तारूढ़ दल बीजेपी से, और दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रियंका गांधी हैं और अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव भी अपने अंदाज में और हर भाषण में, भाषण दर भाषण उनका उत्साह बढ़ता गया है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जैसे जैसे चुनाव चढ़ता गया यानी कि आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे प्रियंका गांधी भी अपने भाषण से परिपक्व होती गई। आज उनके एक भाषण को और अभी जब ये कार्यक्रम अब समापन की ओर है तो एक भाषण और एक क्लिप, छोटी सी क्लिप एक और सुनाना चाहूंगा। काफी चर्चा में, आज दिन भर चर्चा में उनका यह भाषण रहा है और उसके बाद सीधे राहुल लाल जी आपके पास एक छोटा सा कमेंट लूंगा और हमारे दोनों साथी ओम प्रकाश जी आपसे भी और दीपक पासपोर्ट जी आपसे भी एक छोटा छोटा क्लिप के बाद इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। लेकिन पहले प्रियंका गांधी के इस भाषण को भी सुन लीजिए जो आज काफी चर्चा में है। सुनते हैं। उनको गाली देने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए अगर कोई कहता है कि वो राष्ट्रवाद है। ये ऐसे राष्ट्रवादी हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों को गाली दे रहे हैं, आज जो उनकी शहादत पे सवाल उठा रहे हैं। ये ऐसे राष्ट्रवादी हैं, इनको पहचानिए। 3 साल से मैं यहां काम कर रही हूं, मैंने पहचान लिया कि यहां में राजनीति में क्या हो रहा है। आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपके जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है राजनीति के लिए, अपनी सत्ता साधने के लिए। ये सब जानते हैं कि आपके सामने आकर काम की बात करने की जरूरत ही नहीं रही।
राहुल लाल जी सुन रहे थे 45 सेकंड का ये भाषण, ये बाइट है उनकी, भाषण का एक अंश है, लेकिन एक छोटे से अंश में जो कुछ कहना चाहती थी प्रियंका गांधी सब कुछ कह दिया। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेड अलर्ट कर रहे हैं, अलग अलग ढंग से प्रणाम पहुंचवा रहे हैं कि मेरा प्रणाम आप लोग, वो उस बाइट को भी आप लोगों ने खूब सुना हमारे इस चैनल पे, और उसके अलावा आज के भाषण को भी, ये आखिरी भाषण दे रहा हूं ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और उधर अखिलेश यादव ने रेड टोपी से लेकर के व्हाइट टोपी तक का जिक्र किया। ये व्हाइट टोपी यानी सफेद टोपी का जिक्र यहां पर अखिलेश यादव ने क्यों किया, ये भी एक सवाल उठता है। मैं आप तीनों से, पहले राहुल लाल जी आपसे, फिर ओम प्रकाश जी आपसे और दीपक पासपोर्ट जी आपसे भी सुनना चाहूंगा कि आखिर अखिलेश यादव ने, एक तरफ प्रियंका गांधी के भाषण को हम सुनाना इसलिए चाहते थे कि कैसे चुनाव दर चुनाव, फेज दर फेज कैसे वो बढ़ती गई हैं और कैसे परिपक्वता साफ झलक रही है। एक नई नेता का उदय हुआ है, ये आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी के रूप में इस चुनाव में। लेकिन उससे इतर अखिलेश यादव ने सफेद टोपी का जिक्र क्यों किया था? सबसे पहले देखिए प्रियंका जी के बयान पे मैं आऊंगा। उन्होंने जो बयान दिया है वो पूरा देखिए, चूंकि अब 7वां चरण का चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया और जो उनकी पूरी शैली रही, अगर समाजवादी पार्टी को जो सफलता मिल रही है, जो हम लोग देख रहे हैं कि जो सफलता उनको मिलता हुआ दिख रहा है, उसके लिए कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को भी श्रेय देना पड़ेगा। यहाँ पे विपक्ष के मुद्दे को, जनमानस के मुद्दे को प्रथम ढंग से एक तरह से प्रियंका गांधी ने ही रखा और वो माहौल बनाया। मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, 2024 में आपको 2009 जो कि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 21 सीट लाई थी, वो उस अगर इसी मोमेंटम में अगर वो रहेंगी तो ये चीजें हो सकती हैं। देखिए टोपी का मामला आ क्यों रहा है बार बार? आ इसलिए रहा है क्योंकि बनारस पे चूंकि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बनारस में प्रधानमंत्री जब 2014 में गए, 19 तक रहे, किसी भी बनारस वासी से आप बात करते हैं तो उसमें बनारस वासियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का उनका संसदीय क्षेत्र होना एक तरह से उनके लिए गर्व का विषय रहा। उनको गर्व होता था कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री इस जगह पे हैं। लेकिन उनका पूरा धैर्य टूट गया। देखिए कोरोना काल में जो भीषण त्रासदी हम लोगों ने देखा बनारस में, जो आप 80 घाट पे जहां पे चाय पी रहे थे, मैं उसी 80 घाट पे गया कि मैंने तैराकी सीखी है बीएचयू में रहते हुए। गंगा का जल इतना निर्मल हुआ करता था उस जमाने में, अभी गंगा की क्या स्थिति है? आप गंगा में क्रूज चला रहे हैं, नाविकों की क्या स्थिति है? मतलब पूरा का पूरा जो बनारस का ताना बाना है, उस ताना बाने के ऊपर इन्होंने पूरा पत्थर चला दिया है। तो वो एक स्थिति ऐसी कि जनता बिल्कुल भड़की हुई है, जो तमाम हम लोग कह रहे हैं कि भाई उनको सीट क्यों छोड़नी पड़ेगी। अब मैं तो आपको कह रहा हूं, देखिए वो अयोध्या का भले प्लान जितना बना ले, 2024 में अयोध्या का प्लान भी चलने वाला नहीं है इनका, क्योंकि जो महंगाई का पूरा सुनामी अभी ये देने वाले हैं, और वो सुनामी देने के लिए 10 मार्च का इंतजार भी नहीं करेंगे, 7 मार्च के बाद ही वो पूरा का पूरा हाई लेवल का सुनामी हम लोगों को दिख जाएगा। इनका इकोनॉमिक मैनेजमेंट और तमाम तरह का मैनेजमेंट 2024 में भी ध्रुवीकरण अयोध्या से चाहे जितना करना चाहे उससे भी नहीं चलेगा। तो एक तरह से पूरा मामला इनका फंस गया है, और यही कारण है कि लास्ट में इनको टोपी पहन के निकलना पड़ा है। और मैं अभी भी कहूंगा कि टोपी पहनने के लिए इन्हें बात भी किया है कहीं न कहीं अखिलेश यादव और इन लोगों ने, कि आप वो जो चाह रहे थे विकास का मामला है, तमाम दूसरे जो भावुक पलों को दे के वो चाह रहे थे, उसके साथ ही अंततः उनको फिर उसी ध्रुवीकरण के मुद्दे पर आना पड़ा, जो इस पूरे चुनाव में उनका कहीं से पहले दिन से, चाहे वो हिजाब का मामला हो, किराना का मामला हो, कोई भी मामला उनका चला नहीं, आतंकवाद का मामला सब फेल हो चुका है। तो इन स्थितियों के बीच में ये टोपी का मामला आया है। और अब तो देखिए, अब तो जनता 7 मार्च को बिल्कुल तय कर देगी वो टोपी कहां पर, उनको किसको पहनाना है, सिंहासन किसको पहनाना है। बिल्कुल, क्या कहेंगे ओम प्रकाश जी? जी देखिए, सफेद टोपी का जहां तक मामला है, मुझको जो समझ में आता है कि ये स्वतंत्रता आंदोलन के दीवानों की रही है, कांग्रेस की रही है, और दूसरी तरफ संघ की जो काली टोपी है वो उसका दूसरा संदेश था। तो ये अखिलेश की परिपक्वता उसमें झलक रही है, और कांग्रेस को अपने साथ रखने की जो उनकी रणनीति है, आने वाले समय में जो परिदृश्य बनेगा, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि ताकि दूसरे दल जो कांग्रेस है जिसमें फील्ड तैयार की प्रियंका जी हैं, तो वो एक साफ कार्नर है कि इसके माध्यम से, क्योंकि समाजवादियों के लिए तो सफेद टोपी कभी रही नहीं है, 60 के दशक तो रही, लेकिन उसके बाद फिर लाल टोपी आ गई जब मुलायम सिंह आए। तो इस सफेद टोपी कह के कि एक तो उनका निशाना आरएसएस पर था और अंग्रेजों के पिट्ठुओं पर था, दूसरी तरफ कांग्रेस को अपनी तरफ लाने का। दूसरी चीज प्रियंका ने जो कही कि जज्बातों से खेलने का जो इनका दौर इन्होंने किया है वो सांप्रदायिकता के, वो अभी भी इस चुनाव में मुझको दिखाई पड़ रहा है कि जहां पर सपा गठबंधन के प्रत्याशी ठाकुर नहीं है, वो पूरे प्रदेश में ठाकुर योगी के नाम पर बौरा गया है। मल्हनी का एक छोटा सा उदाहरण, तो जहां धनंजय सिंह लड़ रहे हैं,
खुद योगी जी के तमाम लोग जो है उनके सिपा सलार वहां पर जो है वो उनका प्रचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक ये भी बड़ी चीज है कि जातीयता के नाम पर जो उभार है जज्बातों से खेलने का, उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगती दिख रही है। तो एक अजीब सा ये परिवर्तन जो है, ये 22 का चुनाव आने वाले जो भारतीय राजनीति की दिशा होगी उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और सफेद टोपी का वही पुनः मैं कहूंगा कि वो दोनों को जवाब है उसका। दीपक जी, सफेद टोपी, ये सवाल जेहन में बार बार उठ रहा था। मैं सोचा था कि आखिर में इस पर चर्चा करेंगे। आप क्या कहेंगे, आखिर लाल के साथ साथ सफेद टोपी का नाम क्यों लिया था अखिलेश यादव ने? देखिए, जहां तक हम अगर समाजवादी पार्टी के कुनबे की बात करें तो कम से कम मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव के जो दो कुनबे हैं, यही अंतिम रूप से, चाहे पहले के मुकाबले वो बहुत वैसे शुद्ध समाजवादी ना हो, लेकिन समाजवाद की जो परंपरा है उसको कम से कम ये दोनों लोग निभा रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, इतिहास में जाएं, तो आप देखिए कि समाजवादी चाहे आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी थे, लेकिन कहीं न कहीं आइडियोलॉजी वाइज जो वो सबसे नजदीक अगर थे तो कांग्रेस के ही थे। चाहे आप उसमें राम मनोहर लोहिया को लीजिए, फिरोज गांधी को लीजिए, मधु लिमे, चंपा लिमे, मधु दंडवते, प्रेमिला दंडवते, और उसके बाद दूसरा एक धड़ा था स्वतंत्र पार्टी का। स्वतंत्र पार्टी में मूल रूप से मीनू मसानी और एक पीलू मोदी थे। तीसरा धड़ा ये जो सफेद टोपी का लगातार इस्तेमाल करता था, वो कांग्रेस के अंदर ही था, वो जिसमें जो कांग्रेस को तोड़ के 77 में जो बाहर आ गए थे, उसमें एक तो थे मोरारजी देसाई और दूसरे थे जगजीवन राम। ये दोनों भी आखिर तक जो है वो कांग्रेस के विरोध होने के बावजूद पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाले जो मोरारजी देसाई थे, वो भी हमेशा सफेद टोपी लगाया करते थे। एक और धड़ा था जो कांग्रेस में रहते कांग्रेस का विरोधी था, जिसको हम युवा तत्व के नाम से जानते हैं। इसमें चंद्रशेखर थे, मोहन धारिया थे और कृष्णकांत थे। इसमें चंद्रशेखर और कृष्णकांत ये तो सफेद टोपी नहीं लगाते थे, लेकिन मोहन धारिया जो थे ये आखिर समय तक जो थे वो सफेद टोपी लगाते थे। तो आप देखिए कि कांग्रेस के विरोध में रहते हुए भी बहुत सारे ऐसे गुट और धड़े थे कांग्रेस के भीतर और बाहर जो सफेद टोपी लगाते थे। कारण उसका यह था कि हमारा जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन है इन सबको जोड़ता था। स्वतंत्रता के बाद चाहे उनकी विचारधारा थोड़ी अलग हो गई हो, एक अलग बात है। तो आज जो अखिलेश ने कहा कि भाई आप सफेद टोपी का जो मजाक उड़ाते थे, तो उसका कारण यही है कि प्रियंका को सीधे सीधे या गांधी परिवार को सीधे सीधे वो समर्थन नहीं दे सकते। इस चुनावी माहौल में उन्होंने इशारा किया कि जैसे आपने हमारा मजाक उड़ाया लाल टोपी समाजवादियों का, वैसे ही आप कांग्रेस का भी मजाक उड़ाते रहे हैं, लेकिन आखिरकार आपको टोपी तो पहननी ही पड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश का ये बहुत ही सेंसिबल लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत ही रणनीतिक बयान है कि उन्होंने कांग्रेस को सीधा सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस की जो परंपरा है, हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की जो परंपरा है, उसका जो गौरवशाली प्रतीक है सफेद टोपी, उसकी भी याद दिलाई। शायद इसी के बीच ये राह भी खुलेगी कि अगर, हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, उसकी एक संभावना बहुत दूर दूर तक है कि अगर चुनाव के बाद कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ी कांग्रेस से, तो कांग्रेस के साथ उसके अच्छे संबंध भी जो है वो बने रहे। हालांकि बने हुए हैं, और एक दो बार तो प्रियंका गांधी ने कह भी दिया है कि अगर मौका मिला तो हमें अगर समर्थन देना पड़े तो हम समाजवादी पार्टी को देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दूरगामी रणनीतिक तरीके से सोचा हुआ एक बयान है अखिलेश का, जिसमें उन्होंने लाल टोपी और सफेद टोपी दोनों की इज्जत दी और बताया है कि आपने कैसे इन दोनों टोपियों का मजाक उड़ाया और अंततः आपने भगवा टोपी पहन ही ली। हालांकि उन्होंने खुद भगवा का नाम नहीं लिया, लेकिन लोगों को बता दिया कि देखिए किस तरीके से उन्होंने रंग बदला है। जो मेरी समझ है राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने समाजवादी धारा को, विचारधारा को और कांग्रेसी विचारधारा दोनों को साथ लिया है। मुलायम सिंह स्वयं भी जो है वो चाहे समाजवादी पार्टी में रहे, लेकिन कांग्रेस के साथ वो लगातार रहे। कांग्रेस के तो मिनिस्ट्री में वो रहे भी, वो मंत्री रहे। तो जो वैचारिक मेल है वो कहीं न कहीं है, और वो आज वो अखिलेश के बयान से हमको दिखा भी है। राजीव जी जी बिल्कुल। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज मणिपुर में भी चुनाव था और उस चुनाव में मणिपुर में 78.49%, 22 सीटों पे चुनाव, आखिरी फेज का चुनाव 78.49, 78%, यानी 78.50% के लगभग पोलिंग हुई है। और पहले फेज में जो पोलिंग हुई थी वो पहले शुरुआती दौर में बहुत कम लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर वो भी 86%, 86% से ऊपर मणिपुर का पहला फेज हो चुका है। और ये
ये दूसरा फेज, क्या ये दोनों मिलकर के, बिल्कुल, क्योंकि पिछली दफा अगर 2017 की बात करें तो उस समय भी 86% के लगभग पोलिंग हुई थी मणिपुर में, और इस बार भी लगभग उसी दिशा में मणिपुर जा रहा है। लेकिन मणिपुर में किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी की सरकार फिर से रिपीट होगी, या कांग्रेस जो पिछली दफा 28 सीटों के साथ नंबर 1 पर थी, क्योंकि मणिपुर में 60 सीटें हैं टोटल, और 60 में से 31 सीटें जो पार्टी लाएगी उसकी सरकार बनेगी। इस बार मणिपुर बहुत ही अलग अलग ढंग से, कई एंगल से अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। वहां जेडीयू जो है, जी हां, वही बिहार वाला जेडीयू, वो भी अपने आप में अलग से चुनाव लड़ रहा है, और वो भी ताल ठोक रहा है बीजेपी के खिलाफ। एनपीपी भी ताल ठोक रही है पार्टी, वो भी बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस भी है। तो मणिपुर भी एक बहुत मजेदार चुनाव के परिणाम के दिन, जिस दिन हम लोग बैठेंगे यानी 10 मार्च को, वो मजेदार तथ्य यहां पे होगा। और साथ साथ जी अभी आता हूं राहुल लाल जी, और इसके साथ एक बात और भी, एक जानकारी और देना चाहता था कि आज एक तगड़ा झटका बीजेपी को लखनऊ में लगा है, जब रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने कांग्रेस माफ करें बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। हालांकि अब आखिरी दौर में उन्होंने क्यों ज्वाइन किया, इसके आगे क्या इसका परिणाम होगा, क्या कुछ मिलेगा, ये सब देखना होगा। शायद वो पहले आते तो शायद लखनऊ में कुछ फिजा में कुछ और रंग घुलता, लेकिन अभी यहां पर यह है कि आज आखिरी समय में उन्होंने समाजवादी पार्टी का मयंक जोशी ने, जो रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं, जिसके लिए रीता बहुगुणा जोशी एड़ी चोटी एक कर दी थी कि मुझे टिकट मत दो लेकिन मेरे बेटे को टिकट दे दो। बेटा भी गया और मम्मी भी गई, लेकिन फाइनली ये हुआ कि बेटे ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। ये दो सूचना आप लोगों को देनी थी दोस्तों इस कार्यक्रम के समापन से पहले। लेकिन उससे पहले राहुल लाल जी कुछ जोड़ना चाहते थे। जी राहुल लाल जी। मैं देखिए मणिपुर को लेकर, क्योंकि देखिए मणिपुर में जो हम लोग देखते हैं कि इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर, तो जिस तरह से इनर मणिपुर में बीजेपी ने जरूर जो है कि एक तरह से अपनी बढ़त बनाई थी, लेकिन जो तमाम अभी वहां पर हम लोग स्थिति देख रहे हैं, जो हिल्स वाले जो तमाम जो 20 सीटों के लोग हैं, उन लोगों ने एक विधेयक को लेकर बड़ा विरोध कर दिया है वहां पे। तो एक तो उधर से एक अलग सा ध्रुवीकरण की स्थिति हम लोग देख पा रहे हैं मणिपुर में। और जो कांग्रेस ने अचानक से अपनी जो पूरी रणनीति बदली है मणिपुर को लेकर, तो चाहे आउटर मणिपुर हो या इनर मणिपुर, अगर लोकसभा सीट के हिसाब से देखें, या फिर हिल्स और प्लेन्स, उस हिसाब से जो, क्योंकि हिल्स में 20 सीटें और जो बाकी प्लेन में जो है कि गया वैली में, पहले हम लोग इम्फाल वैली में जो 40 सीटें लगा और 38 सीटें लगा उधर आती हुई दिखती हैं। तो दोनों तरफ एक तरह से कांग्रेस ने अचानक से बढ़ाई है वहां पर। हम लोग चुनाव आयोग को मैं जरूर ध्यान आकर्षण दिलाऊंगा, कांग्रेस पार्टी ने भी शिकायत की है कि इस बीच बड़ा अप्रत्याशित तरीके से वहां की सरकार ने 1 फरवरी को भी और 1 मार्च को भी एक तरह से वहां जो आतंकवादी संगठन है, जो जिन लोगों ने, उन लोगों को काफी भारी राशि में करोड़ों रुपया में जो कि राज्य सरकार ने राशि आवंटित की है उनको लेकर, चुनाव आचार संहिता के बीच में पुनर्वास वगैरह की चीजों को लेकर। तो चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि वो मणिपुर जैसे जगह में भी शांति से सही ढंग से निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए। और कांग्रेस की रणनीति बड़ी विशिष्ट अलग अलग ढंग से दिख रही है, वो बाकी हम लोग 10 मार्च को चर्चा करेंगे ही इसकी। बिल्कुल, 10 मार्च से पहले हम 7 मार्च की शाम जब एग्जिट पोल लेकर आएंगे तब भी चर्चा करेंगे मणिपुर की। और राहुल लाल जी आप तो रहेंगे ही, और उस समय भी क्या कुछ सामने आ रहा है वो भी हम देखेंगे। तो आप चारों जो अभी हमारे साथ बने हुए हैं, ओम प्रकाश जी आपको, दीपक पाचपोर जी आपको, राहुल लाल जी आपको, और अमलेंदु उपाध्याय जी आपको, आप चारों को बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे 3 साथी माफ करें और जुड़े थे। जयशंकर गुप्त जी थे हमारे साथ, आलोक अग्निहोत्री जी जुड़े थे, लेकिन उनका कनेक्शन नहीं बन पाया था, वीडियो जो है वो नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए उनकी बातें हम नहीं सुना पाए, आप तक नहीं ले पाए। और अमित मौर्य सीधे वाराणसी से जुड़े थे हमारे साथ, और यूपी में काबा पेश कर रहे थे, आपने सुना भी। तो आप तीनों जो हमारे साथ जुड़े थे, आप तीनों को भी बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो आप अभी तक बने हुए रहे हमारे साथ। लगातार मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, कमेंट आप लोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन माफी चाहूंगा, आज कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा। बहुत देर से, लगभग 15 मिनट पहले से मेरे पास मैसेज आ रहा है कि अब कार्यक्रम को समाप्त करें। लेकिन अब कल शाम 6:30 बजे, जैसे रोज शाम
शाम 6:30 बजे हम इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं। कल शाम भी हम 6:30 बजे आपके सामने हाजिर होंगे। रविवार है लेकिन फिर भी उसके अलावा घूमता हुआ आईना आपके सामने पेश होगा ही, जो मेरा साप्ताहिक कार्यक्रम है। घूमता हुआ आईना देखिए, वीडियो हम जारी करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, डीवी लाइव पे। और उसके अलावा हमारा लाइव आप 6:30 बजे से देखेंगे कल शाम, और परसों सुबह 8 बजे से आपके लिए हम लेकर आएंगे। परसों 7 तारीख को सुबह 8 बजे से लाइव रहेंगे हम और पेश करेंगे क्या कुछ चल रहा है आखिरी चरण में। और फिर शाम को 5 बजे से हम तैयार रहेंगे एग्जिट पोल के लिए। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे दूसरे कार्यक्रमों के साथ, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।